चलिए, तो मॉक पेपर सेट नंबर 3 में आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आप सभी को सबसे पहले सब लोग ये जरूर बताना, कमेंट करना कि दीपावली आपकी कैसी रही और क्या क्या तैयारियां की थी आपने दीपावली की। ठीक है, बड़ी खुशखबर होती ना खुशी। और आगे आने वाले जो त्यौहार है ना, भैया दूज वगैरह, उन सबकी भी आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चीज़ें अच्छी रहें। ये दीपावली आपके लिए एक अच्छा कुछ करे, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। तो हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राधे। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से पाठशाला रेलवे एग्जाम में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ ठीक ढंग से आप सभी तक पहुँच रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलहाल आज का पहला प्रश्न है मॉक टेस्ट 3। शानदार से क्वेश्चन है, देखना है, जल्दबाजी करनी नहीं है। जैसे इनको लिखने का तरीका तो समझो पहले। 1 सही 1/8 का मतलब 8 एकम 8 और एक 9/8। बहुत ध्यान से समझना, ठीक। उसके बाद भाग का निशान था, गुणे में पलट दिया तो अपने पास क्या हो गया, 6/5 हो गया, ठीक। ऑफ लिखा है 3/4 के साथ लिखते हैं। उसके बाद हमने माइनस लगाया तो माइनस में 3/4 है। 3/4 के साथ गुणे में है 2/9। 2/9 के साथ प्लस में आपके पास क्या मिलेगा, प्लस में है 1 सही 13/20। तो 20 एकम 20 और 13 33/20, ठीक। गुणे में आपके पास क्या है, ब्रैकेट है। अब जरा यहां पर थोड़ा सा अपने आपको क्या करना है, सहूलियत से काम को देखना है, ठीक है। ये अपने पास ब्रैकेट है, इसमें लिखा है 0.93 के ऊपर बार बार। तो इसे आप लिखोगे कैसे, 9 3 तो लिखोगे ही, बटे में क्या लिख लोगे, 9 9। जितनी अंक पर बार होता है उतनी बार 9 नीचे लिखते हैं हम। उसके बाद जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, 103 में से 10 को घटाकर बटे में अपने पास क्या लिखोगे, 900, ये लिखोगे, हाँ है ना। 103 में से 10 माइनस हो जाएगा तो अपने पास 93 होगा। 93 बटे अपने पास 900 आ जाएगा, आएगा ना, ये क्या आ जाएगा, 93/900। लेकिन क्योंकि भाग का निशान था तो पलट के लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गुणे में अपने पास क्या हो जाएगा, 900/93, ठीक है, 900/93 ये हो जाएगा। अब सबसे पहले क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो सारे काटा पिटी यहीं पे कर लेंगे, और यहीं पे सारी काटा पिटी करने के बाद ये देखने को मिलेगा 9 3 से 9 3 खत्म, 9 से कट जाएगा 11 बार, 9 से कट जाएगा 100 बार। हमारे पास यहाँ पर 100/11 है। अच्छा, इस 100/11 में भी खास बात ये है कि ये और भी कटेगा। देखिए जरा कैसे, 11 से ये कटा 3 बार में और 20 से ये कटा 5 बार में। तो हमारे पास इधर का हिस्सा सॉल्व करके सिर्फ 15 आ गया। क्या आ गया, 15। अब जरा इसको देख लें, जो आगे वाले हिस्से, यहां पर प्लस के बाद अपने आप को मिल रहा है 15। आगे वाले हिस्सों में देखते हैं, जरा कोशिश करते हैं क्या कुछ कटता वटता है। 3 त्रिका 9 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। माइनस के बाद हमारे पास क्या आया था, 1/6, ठीक है। चलेगा, बोले सर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। देखिए जरा आगे बढ़ते हैं, अब और कुछ सॉल्व करते हैं, जो सॉल्व हो सकता है उसको कर लेते हैं। 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काट लीजिए 2 बार में। ऊपर क्या है, 3 त्रिका 9, 9 9 में 81 हो गया। बटे में नीचे क्या है, 8 5 40, दूनी 80 हो गया। 8 5 40 और दूनी अपने पास 80 हो गया, ये हो गया। अब ये हिस्सा है अपने पास 81/80, माइनस में 1/6 और प्लस में 15। इसी को सॉल्व करके उत्तर की तरफ हमको बढ़ना है और उत्तर की तरफ काम भी करना है कि क्या उत्तर आएगा। ये कैलकुलेशन है, तो ये कैलकुलेशन तो करनी तो चाहिए ना, करनी भी चाहिए और करनी भी पड़ेगी। चलो भाई, पहले हम इस 15 को अलग कर लेते हैं, इसका काम ही पूरा अलग। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, 81/80 माइनस में 1/6। 80 और 6 के बीच का एलसीएम अगर हम देखते हैं तो 80 और 6 के बीच का एलसीएम क्या होना चाहिए, 2 40 2 3, 120 गुणे 2 240 हो जाएगा। 240 करने के लिए इसमें 3 का गुणा, इसमें भी 3 का गुणा। 240 करने के लिए इसमें 40 का गुणा और यहाँ पे भी 40 का गुणा, ठीक है। 81 गुणे 3 कितना होता है, 3 एकम 3, 8 3 24, 243। 243 में हमने 40 को घटा देंगे और बटे में अपने पास 240 आएगा। 243 में से 40 घटेगा, सिर्फ 203/240 होगा। तो इस हिस्से को हमने पूरा क्या लिखा, 203/240। क्या हो गया, 203/240 और प्लस में अपने पास 15 है। जितना सॉल्व हो जाएगा उतनी अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होगा तो छोड़ना पड़ता है कि नहीं। देखिए क्या ऊपर नीचे कुछ संख्याएं कटती हुई दिख रही हैं, बोले सर नहीं कटती हुई दिख रहे हैं, तो क्या कैलकुलेशन हमारी पूरी सही की गई है। 9/8 हो गया,
6/5 हो गया, 3/4 माइनस है, 3/4 है, फिर 2/9 है, फिर प्लस है, 13 एकम 13, 20 एकम 20, 13 33/20 गुणे में आ जाएगा, क्या हो जाएगा 93/99। इसको हम क्या लिखते हैं 103 माइनस 10/900 हो जाएगा, ठीक है। ओ हो, ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये गड़बड़ हो गई। चलो कोई बात नहीं, इस गड़बड़ को भी हम लोग क्या कर लेंगे, सही तो कर ही लेंगे। ऐसी भी क्या गड़बड़ है जो सही ना की जा सके। हमारे पास बाकी सारी तो चीजें सही है ना, बाकी सारी चीजें तो हमने काट पीट के सही करी हैं, केवल यहाँ जो गड़बड़ करी है ना, यही तो हमसे गड़बड़ हुई है, और इसी को सही कर लेंगे। देखो ये 1 का 1 रहेगा, प्लस में ये अपने पास 0 3 होगा, और बटे में क्या होगा 9 और 0 होगा। 3 एकम 3 30 हो जाएगा, 30 एकम 30 और 1 31/30 होगा। 31/30 को पलट कर ऊपर क्या लिख लोगे 30/31। 31/30 जो था पलट कर क्या लिखा गया 30/31। 31/30 को 30/31, और इधर साथ में क्या था गुणे में अपने पास क्या होगा 93/99। ये जो थी मिस्टेक, ये सिली मिस्टेक हो गई, और आपसे ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। पहले ही सवाल था भाई, 31 3 93, और 3 से इसको काटेंगे तो 33 बार, 3 से और काट देंगे तो ये 10 बार हो जाएगा, ये 11 बार होगा, ये 10/11 होगा, है ना। 10/11 तो 11 से तो ये तो 3 बार कट गया, लेकिन 10 जो था 10 जो है इस 20 को काटेगा तो 2 बार कटेगा, तो अपने पास 3/2 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा 3/2। इधर क्या बचा था अपने पास, इधर था 9 3 27 गुणे 3 81 बटे में 80 था, 80 था ना, 2 ये भी तो होगा, ये था अपने पास 80, ठीक। माइनस यहाँ पर क्या था 1/6 था, और इस तरफ प्लस में अपने पास क्या आ गया था 3/2 आ गया था, सिर्फ 3/2, ये था अपने पास वैल्यू। चलो जी 81/80 माइनस 6 को बनाते हैं इसको 3 3 त्रिका 9, 9 में से 1 जाएगा 8/6 हो जाएगा। अब सॉल्व करके आपका जो भी आंसर होगा उसे आप क्लिक कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। अब आंसर जो है इसको आप आगे की तरफ सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। डाउट तो नहीं ना कोई, अब तो क्लियर हो गई बात कि अब क्या करना है जी, आगे बढ़े। ये आगे का सोल्यूशन हो सकता है ना सभी से, वेरी गुड, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट आता है, कहता है 2 पूर्णांक संख्याओं के बीच में 2507 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 9 शेषफल 11 प्राप्त होता है। उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। 2 पूर्णांक संख्याएं हैं, मान लीजिए एक पूर्णांक संख्या हो गई a, एक पूर्णांक संख्या हो गई b। मान लीजिए कि a जो है वो b से बड़ा है, और इनके बीच का जो अंतर है वो अपने पास दिया है, यानी a माइनस b का मान अपने पास कितना दिया है 2507। 2507। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। जब बड़ी संख्या को यानी a को हम छोटी संख्या यानी b से भाग देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसे में क्या होता है भागफल 9 होता है और शेषफल अपने पास 11 बचता है। तो यहां से अगर हम a का मान निकालते हैं तो a का मान बच्चे यहां से क्या निकलेगा 9b + 11 होगा, 9b + 11, करेक्ट है ना। a का मान 9b + 11, और अगर यहां से हम a का मान निकालते हैं तो यहां से a का मान होगा 2507 + b होगा। तो अगर हम दोनों को बराबर करते हैं, किसको, यहां से a का मान क्या निकल के आया हमारे पास 2507 प्लस में b, यहां से a का मान 9b + 11 है। इन दोनों को हम बराबर करते हैं, तो इन दोनों को जब हम बराबर करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा 2507 + b, और बराबर इधर है 9b + 11। बहुत ध्यान से सुनना, ये b इधर आके माइनस हो जाएगा 8b हो जाएगा, और ये 11 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 10 में से 1 माइनस 9 हो जाएगा, 2496 आ जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करें, 8 3 24, 8 1 8, 8 दूनी 16, b का मान हमारे पास आ गया 312। छोटी संख्या आ गई। बड़ी संख्या कौन सी है इस चीज को बताना है। बड़ी संख्या तो तभी निकलेगी ना जब b का मान 2507 में जोड़ दिया जाएगा, तब हमारे पास बड़ी संख्या निकल आएगी। तो 2507 प्लस में अगर हम 312 करेंगे तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 1 8 2 8 1 9।
तो 2819 अपने पास ऑप्शन नंबर ए में लिखा मिलेगा। किस में लिखा मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए में। क्लियर है क्या? चीज को समझिएगा, सवाल कठिन नहीं था, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता थी। कठिन जैसा इस सवाल में कुछ भी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइएगा उत्तर क्या होगा। फटाक से आंसर देखें क्या आना चाहिए, जल्दी से बताइए। कहता है जब एक बड़ी से बड़ी संख्या x से 716, 1837 और 2545 को डिवाइड किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल यानी कि 2 बार ला लिख किया है, कोई बात नहीं, ये हटा लो। प्रत्येक स्थिति में शेषफल y मिलता है हर कंडीशन में। अब आपसे कह रहा है कि x माइनस वाई का मान क्या होगा, यानी आपको x भी चाहिए, वो संख्या भी, और जो शेषफल चल रहा था वो भी चाहिए, तभी दोनों का डिफरेंस निकलेगा। चलिए देखिए, समझिएगा ध्यान से। हमारे पास संख्या है 716, कॉमा में क्या है 1837, और अगली संख्या क्या है 1837 के बाद 2545। ये संख्याएं हैं। अब अगर ये संख्या है ना मेरे प्यारे दोस्त, तो इस संख्या का अंतर लेंगे तभी हमारे पास जो शेषफल निकल रहा था उससे हमें y शेषफल एक ही कंडीशन में प्राप्त हो सकता है। ये संख्याएं थी, बड़ी से बड़ी संख्या, जिसे अगर हम x से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्रत्येक स्थिति में शेषफल बराबर होता है। शेषफल बराबर आने की स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है? अंतर लेना पड़ता है। इसका अंतर देखिए, 15 में से 7 माइनस होगा 8 बचेगा, 13 में से 3 का 3 0 हो जाएगा, 25 में से 18 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 708 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 7 में से 6 1 हो जाएगा, 3 में से 1 2 हो जाएगा, 18 में से 7 11 हो जाएगा, 1121 आएगा। इन दोनों के अगर अंतर की बात करें तो इन दोनों का अंतर कितना मिलेगा? जरा 15 में से 6 माइनस होगा तो 9 होगा, 3 बचा, 3 में से 1 माइनस होगा 2 होगा, 25 में से 7 माइनस कर लेंगे तो 18 हो जाएगा। ये संख्याओं के अंतर आ गए। अच्छा, अब अगर इनके अंतर आ गए तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? इनके HCF की, तभी तो हमें संख्या पता चलेगी ना। अब हमें क्या करना होगा? इन सभी संख्याओं का HCF लेना है। क्या लेना है? HCF। इन सभी संख्याओं का HCF लेना है। HCF लेने के लिए किन्हीं भी 2 छोटी संख्या को पकड़िए और उनका अंतर ले लीजिए। तो इन दोनों छोटी संख्याओं का अंतर ले लेते हैं। तो 11 में से 8 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा 1 आ जाएगा, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 होगा, 413। अब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो अंतर आया है इनका 413, वो इनका HCF तो नहीं हो सकता। अब इस 413 को हमें फैक्टर करना पड़ेगा। किससे फैक्टर हो सकता है? देखिए, इसको आप 59 गुणे लिख सकते हो क्या? कितना लिख सकते हो? 9 7 63, 60 पना 35 लिख सकते हो क्या? 7 59 गुणे 7, 7 9 63 के 3 हासिल लगेगा 6, 7 पना 35 और 6 41, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं ये चीज तो समझ पाया कि अगर 413 इनका HCF नहीं था तो इस अंतर का कोई गुणनखंड ही इनका HCF होगा। और गुणनखंड क्या मिल रहा है? 59 गुणे 7 मिल रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या HCF के रूप में लेते हैं तो HCF हमारे पास क्या हो जाएगा? HCF हमारे पास हो जाएगा 59। ये जो HCF आया ना, वही वो संख्या x है। ये संख्या क्या होगी? x जो है ना, वो हमारे पास हो गई 59, 59। कह रहा था कि अगर इससे भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल y भी आना चाहिए। तो आप 59 से 716 को भाग दो, जो सबसे छोटी संख्या उसको तो भाग दे ही लो। 716 को अगर हम भाग देते हैं तो 59 एकम 59 हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा। 11 में से 9 माइनस 2, यहाँ पे बचेगा 6 में से 5 माइनस 1 और ये हो जाएगा 126। ठीक है, देखिएगा शेषफल क्या आ रहा है। अब जरा 59 एकम 59 अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा? नहीं, 59 एकम 59 नहीं, 59 दूनी कर लेते हैं तो 118 हो जाएगा। 118 और 126 के बीच का अंतर आ जाएगा। ये है ये शेषफल, और अगर ये शेषफल है तो ये y हो गया। तो अब हमारे पास x का मान भी है 59 और y का मान भी आ गया हमारे पास 8। इन्हीं दोनों का आपसे अंतर पूछ रहा था, x माइनस वाई। तो अगर x माइनस वाई यहाँ पर देखेंगे तो 59 में से 8 घटाने पर अपने पास 51 आ जाएगा, और ये अपना करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखा जाए तो सवाल तो है बेसिक HCF LCM का, HCF और LCM के बेसिक कॉन्सेप्ट का ही सवाल है। अब अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट के सवाल को आप इतना ही समय जितना मैंने आपको समझाने में दिया है, इतना अगर पेपर में लिखेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। इन्हीं की चीज की प्रैक्टिस करनी है कि जल्दी से ये अंतर कैसे आए, उनका HCF हमें तुरंत कैसे सोचना है,
फिर शेषफल कैसे देखना है और उसका अंतर कैसे लेना है, ये अगर आप सोचना सीख जाएंगे ना तो एग्जाम में आपका जो समय होगा वो बहुत बच जाएगा, बहुत बच जाएगा, कम नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नहीं है, अगला सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुरेश अपनी मासिक आय का 85% खर्च कर देता है यदि उसकी मासिक आय में 20% और उसकी मासिक बचत में 60% की वृद्धि हो जाए तो उसके मासिक खर्च में कितने प्रतिशत दशमलव के एक स्थान तक की वृद्धि हो जाएगी। अब की बात मासिक खर्च में पूछ रहा है, चीजों को समझना। देखो इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है खर्च प्लस बचत। अगर आपको सिर्फ खर्च की बात देखनी है, खर्च की बात, तो खर्च के लिए आप इनकम में से अगर आप अपने सेविंग को खत्म कर देते हैं ना, खर्च की ही को देखना है, माने ई ही देखना है, तो उसमें आप अपने इनकम में से अपनी सेविंग को हटा दीजिए तो आपके पास सिर्फ खर्च ही रह जाएगा। और यहां पर कहीं ना कहीं बात पूछ रही खर्च की, तो हम खर्च पे ही ध्यान देते हैं, समझते हैं, चीजों को देखते हैं ध्यान से। समझना, मासिक आय का 85% खर्च कर देता है, तो इस चीज को जरा थोड़ा सा दिमाग से सोचो। 85% का मतलब क्या होता है, 85% का मतलब होता है 17/20। यानी अगर उसकी इनकम 17 के अनुपात में है तो जो उसका खर्च है ना वो अपने पास, उसकी इनकम अगर 20 के अनुपात में, जो खर्च है वो 17 के रेशियो में। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि उसकी इनकम हो गई 20 के रेशियो में और खर्च हो गया उसका 17 के अनुपात में। खर्च किस रेशियो में हो गया, 17। तो जो उसकी बचत होगी वो कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 20 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे ना तभी हमारे पास 17 बच सकता है। यानी 20 इनकम है, 17 खर्च है, 3 बचत है। ये बात ठीक है। आगे बढ़ता हूं, जरा देखिए। मासिक इनकम में 20% और मासिक बचत में 60% की वृद्धि हो गई। समझना बेटा, मासिक इनकम में 20% की वृद्धि हुई तो इसमें जो 20% की वृद्धि हुई उसका चुपचाप इसमें गुणा कर लो। मासिक खर्च में 60% की वृद्धि हुई तो 60% जो वृद्धि हुई उसका इसमें गुणा कर दीजिए। अब आपसे कह रहा है मासिक खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, हमें नहीं पता, हमें निकालना। हमने कहा कि x% की वृद्धि हुई, ये लीजिए बराबर हो गया 20 × 20 400 में से 60 × 30 180 को घटा देंगे तो 320 बचेगा, 220 बचेगा, सॉरी 400 में से अगर 180 को घटा लेते हैं तो 220 बचेगा। और वो जो 220 होगा वो x% के बराबर होगा या नहीं होगा भाई। 20%, 20 × 20 400 ये हो गया। 400 में 6 × 60 × 3 180 को घटा लेते हैं तो ये अपने पास कितना बचेगा, 220 ही तो बचेगा। यानी 17 × x% अगर 220 है तो बताइए x का मान क्या होगा। तो आप क्या ये तो बोलोगे ना कि 220/17 होगा। 17 एकम 17, 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 6 बचेगा ना, तो 12 दशमलव कुछ करके उत्तर होगा। और 12 दशमलव कुछ करके तो अपने पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे किसी भी प्रश्न को अगर आप करना चाहते हैं तो ये उसका सबसे इजी मेथड है, सबसे सरल मेथड है। आपको ये चीजों को लिखना कम होगा, बस ये सबसे सरल मेथड है। ना आपको पेपर में ये चीज लिखनी है, ना ये लिखना है, ना ही ये लिखना है। आपको सिर्फ ये रेशियो लिखना है कि 20, 17 और 3, ये रेशियो लिखना है। 20, 17 और 3 कितने कितने % बढ़ा है, ये कैलकुलेशन भी आपको दिमाग में ही करनी है। तब तो ये मानिए कि आप अपने पेपर के सिलेक्शन के करीब हैं और अच्छे से काम हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और आपके पास ऐसा नहीं करते हो, इस पर आप काम नहीं कर रहे हो, तो विश्वास रखिएगा 100% सिलेक्शन ये है तो आप यहाँ हो, जो आपको बोर्ड में भी नहीं दिख रहा होगा। इतने में तो बोर्ड में दिख जाओगे, इतने में नहीं दिखोगे। ठीक है, याद रखना इस चीज को। एक वस्तु के मूल्य में पहले x% की वृद्धि की गई, फिर वर्धित मूल्य में x% की कमी की गई। वाह भाई वाह। अब कह रहा है वस्तु का अंतिम मूल्य 10x है, तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होगा। भाई बड़ा सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, वैसे सुनो। सबसे पहले वस्तु का मूल्य ही हमने मान लिया, जो वास्तविक मूल्य है वो हमने मान लिया कितना, 100%। 100% मान लिया वास्तविक मूल्य। अब इसमें x% की वृद्धि हुई तो 100% में अगर x% की वृद्धि हुई तो ये x% बढ़ गया। ये जो इसका, ध्यान से सुनना, x% बढ़ गया। ये जो इसका मूल्य था 100% खुद का, ये खुद का मूल्य कितना बढ़ गया, x% बढ़ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब इस बढ़े हुए मूल्य में भाई, अगर आपके पास ये बोला जाता है किसी वस्तु का मूल्य, आपके पास वास्तविक मूल्य इतना है 200 रुपए, और अगर वो 10% बढ़ जाता, तो 10% बढ़ने का मतलब खुद का 110% ही तो हो जाता। और 110% को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो क्या, 100 प्लस 10%, 10/100 ऐसे लिखा जा सकता है ना इसको। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, 100% लिखा ही जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना। तो हमारे पास वास्तविक मूल्य 100 था, x% बढ़ा तो 100 प्लस x/100 हो गया। अब जो ये बढ़ने के बाद मूल्य आया ना, इसमें फिर x% की कमी हो गई, तो x% की कमी का मतलब 100 माइनस x/100 ये हो गया। और ऐसा करने के बाद जो फाइनली हमारे पास मूल्य दिया हुआ है वो दे रखा है कितना, 10x। हमसे कह रहा है उसका वास्तविक मूल्य की गणना कीजिए। वास्तविक मूल्य हमारा 100% है, तो इसी 100% का मान निकालना, ये सब इसके पीछे साथ में भेज दो, बस काम खत्म हो जाएगा। बताते हैं, ये 100% आपको मान चाहिए ही चाहिए, इसको तो टच ही मत करना। अब अगर इसको आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हो, जैसे इसको अगर हम बात करते हैं, हमारे पास ये लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या होगा, 10,000, x/100 का स्क्वायर x स्क्वायर बटे में 10,000 और बराबर में 10x। अब केवल हमारे पास जो हिस्से बचे ना, इसको ऊपर भेजने का और इसको नीचे रहने का, ये 100% यहाँ एज इट इज बना रहेगा, यही आपको चाहिए ही था, इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, इसके अलावा तो तुमको कुछ चाहिए ही नहीं, केवल इतना ही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो, हाँ है ना। अच्छा, अगर इससे मैं 100 कॉमन ले लूं या 1000 कुछ कॉमन, ऐसे कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं ना, जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी। मैं क्या बोल रहा हूं, ये हो जाएगा आपके पास 10 की पावर 4 है ये, और ये 10 की पावर 4 है, तो गुणा करोगे 10 की पावर 8 हो जाएगा, माइनस में x स्क्वायर होगा बटे में 10 की पावर 4 होगा। होगा कि नहीं होगा, बोले हाँ सर ये होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और बराबर में है अपने पास 10x, तो 10x के साथ इसको ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10x गुणे 10 की घात 4, और बटे में नीचे क्या आ जाएगा 10 की घात 8 माइनस में x स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 100% को। अब ये वैल्यू जो होगी, देखो जरा इसमें से किसके साथ मैच करेगी, किसके साथ मैच कर सकती है, ये ध्यान से देखना है। तो क्या ये वैल्यू हमारी इसके साथ मैच कर रही है क्या, बोले सर बिल्कुल भी नहीं कर रही है, सवाल ही नहीं उठता है कोई मैच हो जाए, दिख ही नहीं रही मैच करते हुए। हमने कहा ठीक भाई, माइनस तो दिख ही रहा है, बोले हाँ सर माइनस दिख रहा है, प्लस नहीं आ सकता ना, खत्म हो गया। ऊपर हमारे पास क्या दिखेगा, 10 गुणे ये दिखेगा। अगर हम देखेंगे इन सबको ऊपर लाएंगे भी ना हमारे पास, इसको अगर ऊपर लाएंगे भी तो ये तो नहीं मिलेगा। बात समझ पाए, हाँ या ना, नोट करिएगा जरूर। तो आपको यही मान निकालना था 100% का, जो वास्तविक मूल्य आपने माना था, बस। क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं है किसी बच्चे को, कर पाओगे, वेरी गुड। नेक्स्ट आओ। एक व्यापारी को वस्तु X को बेचने पर 20% का लाभ होता है और वस्तु Y को बेचने पर 16% की हानि होती है। यदि X और Y के क्रय मूल्यों का अनुपात जो है वो कितना है, 3 और 5 है, तो इस पूरे लेन देन के दौरान हुए लाभ या हानि की गणना करनी है। कठिन नहीं है, सुनिए देखिए। देखिए वस्तु X का जो क्रय मूल्य है ना वो हमारे पास 3 है, और वस्तु Y का जो क्रय मूल्य है वो 5 है। कितना है, 5। X को बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है तो प्लस साइन रख लेना, और इसको बेचने पर क्या होता है 16% की हानि होती है, तो ये माइनस रख लेते हैं। अब टोटल कितनी वस्तुओं का हिसाब किताब था, 3 और 5 था उनके क्रय मूल्यों का रेशियो, तो टोटल अपने पास 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 20 23 60, 16 पंचे 80, माइनस का 20 बटे में 8, और माइनस का 20 बटे 8 का मतलब हो जाएगा माइनस का 2.5, और माइनस साइन ये शो करता है कि हानि हो रही है, और कितनी हानि हो रही, तो इसके लिए 2.5% की हानि हो रही। बस यही आपका उत्तर हो जाएगा एक लाइन में। इसके लिए तो दूसरी लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ऐसे तो तरीके आपने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में सीखे ही होंगे, इसमें तो कोई समस्या होती नहीं। अंकित मूल्य 1200 है, सेल के दौरान 20, 16 और x% की 3 क्रमिक छूट दी गई है। वस्तु को 685 रुपए 44 पैसे में बेचा गया है, तो x का मान क्या होगा, सुन लीजिए अभी। जो वस्तु 1200 रुपए की है, जिसका अंकित मूल्य कितना है 1200 रुपए, बहुत प्यार से समझना मेरे प्यारे दोस्त, अगर उसको 685 रुपए 44 पैसे में बेचा गया है,
तो ये दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ाए जा सकते हैं। बोले हाँ सर, क्यों नहीं बढ़ाए जा सकते। अब अगर इसको मैं 4 से काट दूंगा तो 4 से काटने पर 4 तेई 12 हो जाएगा, तो ये हमारे पास होगा 30,000। 4 से इसको काटिए, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 तेई 12, 4 छंग 24, 17,136। अब देखो ये क्या 3 से कट रहा है, 3 7 दोनों 3 से कट रहा है, 3 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 10,000। बहुत ध्यान से सुनना, 3 से काटने पर ये 10,000। 3 से इसको फिर से काटो, 3 पचे 15, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये कट गया। क्या ये फिर से कट सकता है? बोले हाँ सर, फिर से कट सकता है। जितना कट सकता है उतना काट दीजिए, उतना आपके पास आराम हो जाएगी। क्या आराम होगी मैं अभी बताता हूं। 4 से कट जाएगा, 4 से काट दो 2,500, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। फिर 4 से काट दो, 4 से काटोगे 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। फिर 4 से कटेगा, 4 तेई 12, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, 6 5 11 2 13, 6 5 11 2 13 और 3 7 5 12 और 3 15। अब नहीं कटेगा। तो मतलब इसका जो फाइनल रेशियो अगर हम देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं 625 357। डायरेक्ट ये बात लिख दें, 625 357। काटने के बाद क्या आएगा? 625 और 357। ठीक है, ये रेशियो हमें मिल जाएगा। ये कटेगा 625 और ये आखिरी में आ जाएगा 357। कैसे आया ये मैंने आपको दिखा दिया। मतलब अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 625 है तो वो 357 में बिक रही है। कब? जब उसके पास ये 3 डिस्काउंट दिए गए। पहला डिस्काउंट कितने का है? 20% का है, यानी 5 से चीज जो है वो 4 पर आ गई, 20% का डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट है 16%, मतलब कि 4/25 का। 4/25 का मतलब जो चीज 25 की है वो 4 का डिस्काउंट होकर 21 की बिकी है। तीसरा डिस्काउंट क्या है नहीं पता है, मान लीजिए ये x और ये y है। और सबसे आखिरी में होता क्या है कि 625 की जो चीज है वो हमारे पास बिकती है 357 में। कितने की बिकती है? 357 पर। आगे बढ़ते हैं, जरा समझना। अब देखो जरा काटा पीटी कर ले, काम कर रहे हैं, समझना। 25 पंचे 125 और 125 से 625 कटता है 5 बारी में। क्या ये भी संख्याएं कट रही हैं? आप बोलोगे सर कटना तो चाहिए, देखते हैं जरा। 7 से कट जाएगा, 7 तीजा 21, 7 पंजे 35, 7 एकम 7। 3 से और कट जाएगा, ये 17 बार में। 3 से कितनी बार में कट जाएगा? 17। यहां पर y का मान हमारे पास क्या मिलेगा? 17/4 मिल रहा है। x का मान कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। ये 4 इस तरफ भेज दो तो x हमारे पास क्या हो जाएगा? 5 चौको 20, y हमारे पास क्या हो जाएगा? 17। यानी हमारे पास आखिरी जो डिस्काउंट है वो 20 से 17 का है। 20 से 17 का मतलब डिस्काउंट तो 3 का ही है, 3/20। और 3/20 को अगर आप प्रतिशत में बदलेंगे तो हमारे पास 15% आ जाएगा। यानी जो तीसरा डिस्काउंट होगा मेरे प्यारे दोस्त वो कितने परसेंट का होगा? 15% का। तो जिस क्वेश्चन में मैं आपको यही बोलने की हमेशा कोशिश करता हूं और फिर से मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये बात कोशिश में इसलिए कहता हूं कि आप समझ जाएं जल्दी से। जितनी जल्दी समझ जाएंगे ना उतना आपके लिए अच्छा होगा। जिस सवाल में कैलकुलेशन है उसमें सभी को करनी पड़ेगी, कोई माई का लाल कैलकुलेशन तो कम कर ही नहीं पाएगा। अब जैसे अगर इस सवाल में कैलकुलेशन है तो हम हो या कोई टीचर हो, छोटा टीचर हो, बड़ा टीचर हो, वैसे टीचर छोटा बड़ा क्या होता है, सभी लोग अपने हिसाब से अपना अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो अध्यापक कोई भी हो आपको ये कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, भले वो क्या करता हो कि ये जैसे अभी हमने लिखा ना कि 1,20,000 और 68,544 को काट के सीधे ये लिख दिया। तो वो क्या करेगा कि यहाँ पे भी इन सब का जो काटा पीटी है ना वो डायरेक्ट 20 से 17 लिख देगा। तो फिर एक ये हिस्सा लिखा होगा, एक 20-17 लिखा होगा। बच्चों को क्या लगता है, अरे यार ये तो छोटे में हो गया। ऐसा होता नहीं है। वैसे मेरी बात को समझ पा रहे हैं? चले अगले सवाल पर। नेक्स्ट देखिए, बताइएगा क्या आंसर होना है। एक निश्चित राशि समान वार्षिक दर पर 4 वर्ष में इतनी और 7.5 वर्ष में इतनी हो जाती है। वह राशि और ब्याज दर के मान क्रमशः कितने होंगे? राशि भी पूछा है और ब्याज दर का मान भी पूछा है। आइए देखिए, हमारे पास एक मूलधन था और ये मूलधन हमारे पास साधारण ब्याज पर है। साधारण ब्याज पर जब 4 वर्ष का समय होता है तो 4 वर्ष के समय में 10,220 होता है और 7.5 वर्ष के समय में, कितने वर्ष के समय में? 7.5 वर्ष के समय में इसका जो मिश्रधन बनता है वो बनता है 12,775 रुपए। कितना बनता है? 12,775 रुपए। मेरी चीज बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा।
ये 4 वर्ष से 7.5 वर्ष आने में जो समय लगा है वो लगा है 3.5 वर्ष का। और इस 3.5 वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो कितना है, घटा लीजिए 5, 7 में से 2 गया फिर 5, 2 में से 2 गया 0 और 12 में से 10 गया 2, 2055 रुपए ब्याज है उसका 3.5 साल का साधारण ब्याज। 3.5 साल का मतलब होता है 7/2 साल का। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 9 63, 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 295 गुणे 2 यानी कि 590, 58 और 90, ठीक है। तो 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो होगा 590 रुपए। 2 पंचे 10 0 1, 2 9 18 1 19 0 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तसल्ली हो गई, होता है ना बीच में। 1 साल का साधारण ब्याज हो गया 590 रुपए। अब अगर 1 साल का साधारण ब्याज 590 रुपया हो गया तो बताओ 4 साल का कितना होगा। तो आप बोलोगे सर 4 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 590 गुणे 4 होगा। 590 गुणे 4 का मतलब 4 0 0, 4 9 36, 6 3, 4 पंचे 20 और 3 23, 2360 रुपए होगा क्या, है ना। 4 साल का कितना होगा साधारण, 4 0 4 9 36 के 6 यहाँ से लगेगा अपने पास 3, 4 पंचे 20 और 3 23, 2360 रुपए साधारण ब्याज हो गया 4 साल का। तो मूलधन कितना होगा भाई, 4 सालों का जो मिश्र धन था वो 10,220 था और 4 साल का जो साधारण ब्याज है वो 2360 रुपए है। तो जो मूलधन रहा होगा वो कितना रहा होगा, 0, 12 में से 6 माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास 11 में से 8 3 माइनस करेंगे 8 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7,860 रुपए जो होगा वो हमारा मूलधन होगा। यानी इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं हुई है ना, क्योंकि मूलधन भी पूछा है, राशि पूछा है ना। तो अगर राशि पूछा है तो देखते हैं भाई क्या गड़बड़ हुई है अपने पास से। 5 ये हो गया, 7 में से 2 जाएंगे, ओ 7 में से 2 गए, 5 ये हो जाएगा, 2 में से 2 जाएंगे 0 होगा, 12 में से 10 माइनस होंगे 2 होगा, ये 3.5 साल का होगा। 3.5 साल का मतलब 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 9 63, 2 बचेगा, 2 बचेगा ना, 2055 तो नहीं आना चाहिए, 12,775, ओ शिट मैन 12,775 है ये कितना है, 12,775 है। सारी गलतियां इसी की वजह से यहाँ से हुई हैं। चलो जी कोई बात नहीं, हुई गलती तो उसका तो भर जाना तो करना ही पड़ेगा। आइए जरा देख लेते हैं। ये 4 साल की बात चल रही थी, ये 12,775 था। अब यहाँ पर 7/2 यानी कि 3.5 साल का जो साधारण ब्याज होगा, 5 में से 0 माइनस करने पर 5, 7 में से 2 माइनस करने पर भी 5, 7 में से फिर 2 माइनस करने पर फिर 5 और हमारे पास आखिरी में ये हो गया 2। तो 7 से काटते हैं तो 7 तीजा 21 होगा, 4 बचेगा, 7 छंग 42, 7 पंजे 35, 365 गुणे 2 करना है, 365 गुणे 2 यानी 36 दूनी 72, 10 730 रुपये आएगा। 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 730 रुपये। और यदि 1 साल का साधारण ब्याज 730 हो गया तो 4 साल का साधारण ब्याज जो होगा वो 730 गुणे 4 होगा, 730 गुणे 4। अब 730 गुणे 4 क्या होगा, 4 0 0, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 7 28 और 1 29, 2920 रुपए का होगा हमारा 4 साल का साधारण ब्याज। तो मूलधन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इस 10,220 के मिश्र धन में अगर हम 2,920 रुपए का ब्याज घटा देते हैं तो 0 0, 12 में से 9 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा अपने पास 9 और 12 में से 9 माइनस होगा तो 3 होगा, 9 बचेगा, 7,300 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मूलधन। और 7,300 अगर मूलधन हो गया तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 7,300 एक ही जगह ऑप्शन है, तो उस हिसाब से ब्याज की दर कितनी होगी, 10%। क्यों होगी, अगर मूलधन 7,300 है और उस पर 1 साल में 730 रुपये ब्याज मिल रहा है तो जो ब्याज की दर होगी वो 1 साल का ब्याज बटे में हमारे पास मूलधन और गुणे में क्या होता है, 100 होता है। तो ये 2 0 खत्म हो गए तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 10% ब्याज की दर भी हो जाएगी। तो अपना आंसर ही क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है ना भाई, वेरी गुड, बढ़िया सवाल था ये। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए क्या कह रहा है।
15,625 रुपए की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों में 19,600 रुपए हो जाती है, ठीक है। वही राशि समान ब्याज दर पर 1 वर्ष में x रुपए हो जाती है उसी ब्याज दर पर, जबकि इसे छमाही रूप से क्या किया जाता है, छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइट यहां पर है कि इसे छमाही रूप से क्या किया जाता है, चक्रवृद्धि किया जाता है। तो x का मान क्या होगा, मतलब वो मिश्रधन क्या होगा जो छमाही रूप से संकलित होता है उसी ब्याज दर पर और इस मूलधन पर, वो मिश्रधन पूछ रहा है। फिलहाल आइए देखते हैं। देखो, अगर हमारे पास कोई मूलधन है 15,625, ठीक, और 2 वर्ष में ये 19,600 रुपए हो गया, 2 साल में 19,600 रुपए हो गया। तो अगर हम इसे 25 से काट कूट के देख लेते हैं तो 25 से कटने के बाद ये कितना आ जाएगा, 25 छक्के 150, 625 हो जाएगा। और 25 से कटने के बाद ये कितना आ जाएगा, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, ठीक है। 175 से 196, 21, 25 अट्ठे 200 है ना, 175 और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। तो 25 से अगर हम इसे काट लेते हैं तो 25 सत्ते 175, 175 को अगर इससे अंतर देखेंगे तो हमारे पास अंतर मिलेगा 21 का, 210, 25 अट्ठे 210, ठीक, और बचेगा 10, तो 25 चौको 100। अब क्योंकि 2 वर्षों में हुई थी तो ये जो हमारे पास मूलधन और मिश्रधन के अनुपात है इसका वर्गमूल ले लेंगे, इसका भी और इसका भी। तो इसका तो वर्गमूल 25 हो जाएगा और इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी 1 वर्ष में अगर बात की जाए तो 25 का मूलधन 28 के मिश्रधन में बदल रहा है। तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 3/25 का मतलब ब्याज की दर हो जाएगी 12% हो जाएगी ना। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। देखो, 25 से अगर 28 हुआ है तो 3 का ब्याज मिला होगा किस मूलधन पर, 25 पर। और अगर इसे हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 25 चौको 100, 4 तेई 12 हो जाएगा। यानी हमें ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास जो ब्याज की दर रहने वाली है वो कितनी रहेगी, 12%। स्पष्ट है यहां तक बात, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि यही मूलधन की राशि इसी ब्याज की दर पर छमाही संकलित करते हैं तो x हो जाती है। तो उस x का मान क्या होगा, कहने का मतलब है कि अगर अब ये जो ब्याज की दर है ना 12%, अगर ये छमाही संकलित होती है, कैसे, छमाही यानी कि पर 6 मंथ में, तो छमाही का मतलब हाफ हो जाएगी। और हाफ अगर करते हैं तो समय 2 गुना रहेगा। तो ब्याज कितना मिलेगा यहाँ पर, 6 + 6 गुणे 6/100, यानी कि तब हमारे पास जो ब्याज होगा वो 12.36% होगा चक्रवृद्धि ब्याज दर पर। कितना होगा, 12.36%। अब अगर हमारे पास ब्याज 12.36% है तो मिश्रधन क्या रहेगा, मिश्रधन 112.36% हो जाएगा। अच्छा, मूलधन कितना है, 15,625 है, और मिश्रधन क्या बनेगा इसका, 112.36%। और इसको हमें क्या करना है, बटे में 100 लिख कर काम करना है। हाँ जी, है ना, बोले बिल्कुल सही है सर, करेक्ट है ना। तो अब जरा 25 से काटने पीटने का हिसाब करते हैं, लेकिन उससे पहले ये दशमलव हटा के 0 भी बढ़ा लेते हैं। 25 से इसको काट लेते हैं तो 625 बार आ जाएगा, और 25 से इसको काट लीजिए तो 4 बार हो जाएगा। 25 से फिर इसको काट दीजिए तो 25 बार हो जाएगा। 25 से फिर से इसको काट लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 बार। अब गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी है वो हमको करना है। क्या ये संख्या नीचे जो है 4 4 16 इसको काट पाएगी? तो 4 से पहले काटें, 4 दूनी 8 हो गया, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 नवे में 36 हो गया। लेकिन यहां पर जो संख्या है 2809, वो 25 या 2809 4 से पूरा नहीं कट सकता, और 25 भी 4 से पूरा नहीं कट सकता है। इसीलिए आंसर पूर्णांक में पूछा है आपसे, लगभग में यही पूछा है ना। तो इस चीज को समझो जरा। अगर हम इसको काटते हैं तो देखो 4 दूनी 8, 2 बार तो कट ही रहा, और अगर ये 2800 दिखेगा तो आपको 700 दिखेगा। यानी लगभग बात करें तो 702 बार तो ये पूरा कटेगा। 702 दशमलव जो कुछ भी आएगा, 25 आएगा, तो ये पूरा किससे कटेगा, इससे कटेगा। तो आंसर लगभग इसके पास होना चाहिए। गुणा कर लीजिए, 25 दूनी 50 हो गया, 25 सत्ते 175 हो गया। यानी आंसर 17,550 से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए।
17,550 से अगर थोड़ा सा बड़ा आंसर होगा तो क्या होना चाहिए भाई, क्योंकि ये भी तो दशमलव के बाद आगे और कटने वाला है ना। तो अगर हम इससे थोड़ा सा बड़ा आंसर देखें तो ये 545 से खत्म हो जाएगा, यानी 556 वाला अपना आंसर हो जाएगा। भाई इसको अगर पूरा काटोगे तो 0.25 और आ जाता, और अगर 1/4 का गुणा हम 2.25 में करते तो हमारे पास 1/4 का गुणा 25 में करने पर क्या आ जाता, 6 तो आता ही आता है। तो ये 17,556 तो होता ना, तो हमारे पास आंसर तो सीधे ये होता। और 17,556 से थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि हमको आंसर निकटतम पूर्णांक में चाहिए तो निकटतम पूर्णांक में क्या बन जाएगा, 17,556 हमारे पास निकटतम पूर्णांक में इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। और देखा जाए तो सवाल अच्छा है ये और सीखने वाला है कि चीजों को एक बार में पढ़कर अपने दिमाग में कैसे रखना है कि हम सही उत्तर तक एक ही बार में पहुंचे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। 18,236 रुपए की राशि को ए, बी और सी के बीच इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात इतना है और बी और सी के हिस्से का अनुपात इतना है। तो आपसे कह रहा है ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए कि अगर ए और बी के हिस्से का अनुपात अपने पास दिया है 4 और 7, लिखने की ए और बी तो जरूरत है नहीं ना। फिर बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना दिया है, 5 और 6 दिया है, तो ये हो जाएगा एबीसी। अब अगर इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा और 7 छंग 42 हो जाएगा। यानी ए बी सी के जो रेशियो होंगे, ए बी और सी के जो अनुपात होंगे वो 20, 35 और 42 होंगे। इनका टोटल जो योग होगा वो किसको डिवाइड करेगा, 18,236 को। कितना होगा जरा जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 और 97 होगा। यानी कि हम ये बात समझ पाते हैं यहां से कि 18,236 रुपए जो है वो 97 से डिवाइड होगा ना, 97 से। भाई अगर इनको जोड़ेंगे तो 97 ही तो आएगा। 4 3 7 2 9 और 5 2 7 97। अच्छा, इसके बाद इसमें ये कह रहा था कि ए और सी के हिस्सों का अंतर, तो ए और सी के हिस्सों का अंतर देखेंगे तो 22 मिलेगा। तो यहां पर गुणा किसका हो जाएगा, 22 का हो जाएगा। अब ये हिस्सा सॉल्व करके अपने काम को खत्म करना है। 97 किससे कट सकता है, तो आप बोलोगे सर किसी से नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या है। भाई 97 तो किसी से नहीं कटेगा ना। फिर से आपको बताता हूं, ए बी का रेशियो 4 और 7 का था, बी और सी का रेशियो 5 और 6 का था। तो बराबर करते हैं, 4 पंचे 20, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। इन तीनों का जो योग है उसी में 18,236 रुपए बनेगा। और अगर इन तीनों का योग कर लेते हैं तो हमारे पास 97 होगा। तो 18,236 को 97 से डिवाइड करना रहेगा। और फिर ये पूछा था कि ए और सी के जो हिस्से का अंतर होगा वो क्या होगा, तो ए और सी के हिस्से का अंतर 22 है। अच्छा, अब एक चीज समझ में आ रही, क्योंकि कोई भी आंसर हमारे पास दशमलव में नहीं है तो हम ये बात समझ सकते हैं आसान भाषा में कि 97 ने इसको कहीं ना कहीं डिवाइड किया होगा, और फिर जो बचा होगा वो 22 का मल्टीपल होगा। 22 का मल्टीपल होने का मतलब सीधी बात यह है कि संख्या 11 का भी मल्टीपल होगी। तो हम सिर्फ चेक करते हैं 11 का मल्टीपल। पहली संख्या 11 का मल्टीपल है 6 3 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 2 8 3 2 5, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 6 और 6 3 9, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं। सीधे अपना आंसर क्या दिखाई देगा, 11 का मल्टीपल 4,136 रुपए। सॉल्व करने की अगर इच्छा है तो सॉल्व कर सकते हो पूरा, लेकिन देखोगे आखिरी में क्या, जो 22 का मल्टीपल होगा, और 22 का मल्टीपल होने का मतलब 11 का मल्टीपल होना ही चाहिए। तो अपना आंसर क्या बनता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पूरा चाहो तो सॉल्व कर लो। अब क्योंकि 97 एक अभाज्य संख्या है, इस संख्या से इसको विभाजित करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, चाहे यहां करिए चाहे एग्जाम में करिए। तो ये टाइम आपको ना लगे, इसके लिए आपको इन चीजों पर कि मल्टीपल किसका है, किसकी डिविजिबिलिटी लग रही है, इन चीजों को हमेशा दिमाग में रखते हुए चलना है। अच्छा, इसके अलावा आप यहाँ पर डीएस भी लगा सकते हो। डीएस लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे नीचे हमारे पास क्या दिख रहा है, डीएस 6 दिख रहा है। 9 7 16 है ना, 9 7 16, 16 का मतलब 6 और 1 7 डीएस हो रहा है। सॉरी, डीएस कितना हो रहा है, 7। इस डीएस को अगर 1 बनाना है तो नीचे 4 से गुणा होगा। 7 चौको 28 जब हो जाता है तो डीएस उसका 1 बन जाता है। नीचे 4 से गुणा है तो ऊपर भी 4 से गुणा होगा ना। अब नीचे का काम खत्म, ऊपर का डीएस चेक कर लो। सिर्फ क्या डीएस मिलेगा ऊपर का, 4 इसका है, 8 1 9 ये खत्म हो जाएगा, 6 3 9 ये खत्म हो जाएगा, 2 डीएस इसका मिल जाएगा।
2 2 4 डीएस इसका मिल जाएगा, 4 चौको 16 दूनी 32, 32 का डीएस होगा 5। वो ऑप्शन आंसर होना चाहिए जिसका डीएस 5 हो जाए। तो ये भी चेक कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। 6 3 9 खत्म, 4 और 1 5 डीएस हो रहा है। इन सबका 6 3 9 खत्म, इसका डीएस 2 हो रहा है। 6 3 9 खत्म, इसका डीएस 4 हो रहा है। यहां पर देखिए 6 3 9 खत्म, इसका डीएस सिर्फ 7 हो रहा है। तो जिसका डीएस 5 से मैच किया वो ऑप्शन अपने पास पहला ही तो है। इससे भी चेक कर सकते हो आप, इससे भी कर सकते थे। नोट करिएगा, अच्छा प्रश्न है और करने के तरीकों को सीखिए। 4 संख्याएं हैं, पहली 3 संख्याओं का जो औसत है चौथी संख्या का 3 गुना है। अच्छा जी, सभी 4 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या किन दो के बीच में स्थित होगी। 4 संख्याएं हैं, मान लीजिए ए बी सी डी है। पहली 3 का जो औसत है ए बी सी और डी, ए बी सी डी में पहली जो 3 संख्या है ना, इनका जो औसत है वो क्या है, वो चौथी संख्या के 3 गुने के बराबर है। तो मान लीजिए चौथी संख्या अपने पास डी हो गई, उसके 3 गुने के बराबर हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या हो, a प्लस बी प्लस सी का मान होगा 9d के बराबर। चारों संख्याओं का औसत अपने पास 35 दे दिया है। चारों संख्याओं का मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सभी का औसत अगर 35 है तो जिनका जो योग होगा वो 35 गुणे 4 होगा, यानी 140 होगा ना 140। इसमें a प्लस बी प्लस सी का मान 9d दिया है, तो यहां पर अगर 9d रख लेंगे 1d और हो जाएगा, 10d हो जाएगा। और बराबर में ये हो गया 140, तो d का जो मान है वो अपने पास 14 आ जाएगा। चौथी संख्या 14 आ गई। आपसे पूछ ही यही रहा था कि चौथी संख्या किसके बीच में स्थित होगी। तो ये जो 14 होगा ये किसके किसके बीच में होगा, 12 और 15 के ही बीच में स्थित होगा ना। तो अपना आंसर भी क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, कि ये 12 और 15 के बीच में चौथी संख्या स्थित होगी। क्लियर है भाई, नोट करना, ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल, 48 व्यक्ति एक साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए एक निश्चित कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 व्यक्ति 10 घंटे काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 48 व्यक्ति हैं, 48 व्यक्ति हैं, ये प्रतिदिन काम करते हैं तो 8 घंटे में काम पूरा होता है, और ऐसा करते हुए किसी निश्चित काम को ये 25 दिन में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या रहा है, 15 व्यक्ति हो, कितने व्यक्ति हो, 15 व्यक्ति हो, और 15 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिर्फ इतना सा सवाल है, एमडीएच वाला कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा है, कुछ और करना नहीं है, सिंपल सी बात है। रेशियो से भी समझ ही सकते हो इसको, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। 5 से 5 बार में कट जाएगा, 5 से 3 बार में कट गया, 3 से ही कट गया 16 बार में, 2 से इसको काट दोगे ये हो जाएगा आपके पास 2, और 2 से इसको काट लोगे तो 4 हो जाएगा। 16 चौको कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और आपका आंसर होगा कि 64 दिन में वो काम को पूरा कर लेंगे। बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट आइए, एक स्थिर जल में नाव की जो चाल है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे। स्थिर जल में नाव की चाल, इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतनी ही दूरी को तय करने में लगता है। धारा की चाल क्या होगी। सबसे पहले तो एक चीज को समझना है कि जो डिस्टेंस है ना वो निश्चित है। तो अगर डिस्टेंस निश्चित हो गई, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, तो हमें ये तो पता ही हो जाता है ना कि समय का जो अनुपात होता है वो स्पीड के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो कॉन्सेप्ट इसमें लगना ही लगना हो गया, कंफर्म हो गया। ठीक है ना, चलिए अब देखिए जरा आगे की बात। स्थिर जल में एक नाव चलती है सीधे सीधे, यानी बोट की स्पीड दी है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। प्रवाह की दिशा में निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतनी ही दूरी को तय करने में लगता है। तो एक हो गई बोट और एक हो गई बोट प्लस स्ट्रीम। इसके लिए समय की जो बात कर रहा है उसको देखो जरा। प्रवाह की दिशा में उसे जो समय लगा है उससे 25% ज्यादा नाव को समय लगा है अकेले चलने में, मतलब स्थिर गति से चलने में। तो अगर प्रवाह की दिशा का समय 4 होगा तो 25% ज्यादा, इसका मतलब 5 यूनिट में समय उसको अकेले स्थिर जल में लग रहा होगा। ये होगा इनके समय के अनुपात।
अगर ये समय के अनुपात हो गए तो बताइए स्पीड के रेशियो क्या हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 4 से 5। 4 का मान किसके बराबर दिया है, स्थिर उसमें जल में नाव की चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है, 50। तो 4 का मान हमारे पास कितना है, 50 है। इसका मतलब 12.5 का गुणा हुआ होगा। अच्छा, उसके बाद आपसे कह रहा धारा की चाल क्या होगी, जरा देखो, सिर्फ नाव की चाल 4 के रेशियो में है, नाव प्लस धारा की चाल जो है वो 5 के रेशियो में है। तो इसका मतलब जो स्ट्रीम होगी, धारा की गति होगी, वो 1 यूनिट के रेशियो में होगी, और उसी 1 यूनिट का जो मान है वो हमारे पास 12.5 आया है। 12.5 का गुणा 4 में करेंगे तभी तो 50 होगा। तो इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना है, 12.5। तो अगर 1 यूनिट का मान 12.5 हो गया तो जो धारा की चाल होगी ना वो भी तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे ही कहलाई जाएगी। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जो धारा की चाल होगी भाई वो कितनी हो जाएगी, 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे। नोट करिएगा, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को देखना है और इसी कॉन्सेप्ट पर यह प्रश्न है। अब सवाल देखो, 1 2 3 4 5 लाइन का, 5.5 लाइन का, अप्रॉक्स 6 लाइन का, लेकिन समझने में सवाल को सिर्फ एक कॉन्सेप्ट से ही समझना है, इसके अलावा तो दूसरा लगना ही नहीं है, हैं जी। एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप दिया है, यदि उसकी असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की माप जो है 20 सेंटीमीटर है, यदि इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समझना, ये है हमारे पास समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इस समलंब चतुर्भुज का जो परिमाप है यानी चारों भुजाओं का जो योग है वो अपने पास 104 दिया हुआ है, 104, ठीक है। इसमें से इसकी जो असमांतर भुजाएं हैं ये भी 20 सेंटीमीटर की दे रखी है, ये भी 20 सेंटीमीटर की दे रखी है, असमांतर भुजाएं। तो अगर इनके बीच की दूरी भी अपने पास दे रखी है तो दूरी ये भी होगी और दूरी ये भी होगी। ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 16, तो ये 16 हो जाएगी, तो ये भी 16 हो जाएगी। अच्छा, ये कोण होता है समकोण, एक 16 है एक 20 है, तो निश्चित तौर पर ये दूरी कितने आपके पास आ जाएगी। तो आप बोलोगे सर 16 20 यानी 4 चौको 16 है, 4 पंचे है, तो यहाँ पर 4 तेई 12 होगा। 12 16 20 की ट्रिपलेट बनती है ना, 12 16 20 की ट्रिपलेट। तो ये दूरी भी अपने पास कितनी होगी, 12 ही होगी। आगे बढ़िए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई समलंब चतुर्भुज के अगर हमें क्षेत्रफल को निकालना है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अब अगर हमारे पास समांतर भुजाएं ही नहीं हैं तो उनका योग कहां से निकलेगा। ऊंचाई तो अपने पास दे रखी है, मान लीजिए ऊंचाई अपने पास कितनी दे रखी है, 16 दे रखी है, लेकिन टारगेट क्या है कि हमें यह निकालना है कि ये समांतर भुजाओं का योग कितना होगा, यही तो निकालना है। अच्छा ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। देखिए जरा, मैं ये कह रहा हूं कि जितनी समांतर भुजा यहां पर होगी उतनी ही ये वाली भी होगी। हाँ सर होगी। और इसकी चारों भुजाओं का योग यानी परिमाप आपके पास 104 दिया हुआ है, तो जो बचता है उसी को तो लेना पड़ेगा। 20 20 40 40 और 24 64, तो ये हो जाएगी 20 + 20 40 और 12 12 24, तो 64 तो ये हो गया सीधे सीधे। x + x 2x हो जाएगा और बराबर ये किसके दिया है, 104 के। 104 में से 64 घटा लोगे तो 40 बचेगा, तो x का मान अपने पास क्या हो जाएगा, x का मान 20 हो जाएगा। हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं कि 104 में से अगर हमने 64 को घटा दिया तो अपने पास 40 बचेगा, और 40 को 2 से भाग देंगे तो x का मान अपने पास 20 आ जाएगा। यानी ये भुजा होगी 20 इतनी दूरी, तो ये भी होगी 20 इतनी दूरी। अब समांतर भुजाओं का योग देखिएगा, ये पूरी भुजा कितनी होगी, 20 + 24 यानी कि 44 हो जाएगी, और सामने वाली भुजा कितनी होगी, 20 होगी सिर्फ। तो 2 से इसको काट लीजिए, 8 बार हो जाएगा, ये हो गया आपके पास 64। 64 × 8 आप करेंगे तो 492 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 492। क्लियर हो गई बात। थोड़ा सा ही समझना की जरूरत थी, बाकी सब कुछ बेसिक पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। धातु के एक खोखले गोले की बाह्य और आंतरिक त्रिज्याएं क्रमशः 10 और 6 सेंटीमीटर है। खोखले गोले की, यदि इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की ठोस छोटी छोटी गेंदें बनाई जाती हैं तो गेंदों की संख्या क्या होगी। अब देखिए, जब ठोस गोला पिघलाया जाता है तो उसका पूरा आयतन जो ऊपर से नीचे तक होता है वो पिघलेगा, लेकिन अगर खोखला गोला पिघलाया जाएगा तो जिस धातु से वो गोला बना है उसी का तो आयतन पिघलेगा।
अच्छा, अब क्योंकि ठोस खोखला गोला था तो आयतन तो वही का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, 4/3 पाई। आर क्यूब की जगह आपकी क्या होगा, बड़े वाले की त्रिज्या, बाह्य की त्रिज्या जो है वो 10 है तो 10 का क्यूब, और माइनस अंदरूनी त्रिज्या जो है तो 6 का क्यूब, ये होगा बस। और इससे क्या किया गया है, छोटी छोटी गेंदें बनाई गई। मान लीजिए कितनी गेंदें बनाई गई, तो n गेंदें बनाई गई। अच्छा, गेंद भी गोलाकार है तो उसका आयतन भी तो 4/3 पाई आर क्यूब ही होगा, और इसकी जगह आर कितनी है 2, तो 2 का क्यूब अपने पास हो जाएगा 8। सीधे लिखिए, स्टेप बचाने हैं तो सीधे लिखना है, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई का काम खत्म। यहां पर हो गया 1000, 1000 में 6 का क्यूब यानी कि 216 को हम घटा लेंगे। 1000 में से 216 को घटाने पर हमारे पास बचेगा 784। कितना बचेगा भाई, 1000 में से 200 माइनस कर लोगे 800, और 800 में 16 और माइनस कर लोगे तो 784 आ जाएगा। 784 किसके बराबर होगा, n गुणे 8 के, और ये भाग देने पर अपना आंसर आ जाएगा। तो 8 9 में 72 हो जाएगा, 6 बचेगा, 8 8 64 हो जाएगा। तो जवाब क्या होगा कि सर जी 98 छोटी छोटी बॉल बनाई जा सकती हैं जिसकी त्रिज्या प्रत्येक की 2 सेंटीमीटर होगी। 98 आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, अच्छा सवाल है, सारे सवाल इसमें अच्छे हैं। नेक्स्ट आइए, देखिए भाई इस क्वेश्चन को, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा। चलो जी आते हैं इस सवाल पर। देखो सबसे पहला जो ब्रैकेट है उसको लिखोगे कैसे, इस चीज को समझना जरा। 5 8 है, 58 माइनस 5 लिखा जाएगा, एक पे जिस पे बार नहीं था, तो ये हो जाएगा 53। बटे में क्या होगा, बटे में होगा 1910, ऊपर 53 होगा, नीचे 90 होगा। सीधे लिख दूं 53/90, बोले हाँ सर 53/90, सीधे लिख देते हैं। फिर उसके बाद भाग का निशान था तो गुणे का कर लेंगे, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, 99/53 हो जाएगा सॉल्व करने पर। इसको सॉल्व करोगे तो आप ये 53/99 होगा ना। लेकिन क्या है, क्योंकि ये भाग का निशान है तो इसको हमने गुणे में परिवर्तित करके 53/99 को पलट कर क्या लिख दिया, 99/53। ठीक है, गुणे में अपने पास कितना है 5/33, और साथ में है 10/21, प्लस में है ना 10/21। फिर उसके बाद क्या है, भाग का निशान है, कितना है 1 सही 1/14 यानी कि 15/14, पलट कर लिख दीजिए 14/15। 14 एकम 14 और एक 15/14 था तो पलट कर लिखेंगे 14/15 हो जाएगा। ठीक है, ऑफ का मतलब गुणा हो गया तो ये 5/3 हो गया। माइनस में अपने पास 5/3 है, गुणे में कितना है, गुणे में अपने पास है 1/10, ये है 1/10। अब इसको अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो अपना आंसर मिल जाएगा। देखिए जरा, अगर आंसर देखें तो हम क्या मिल सकता है। देखो 53 से 53 तो कैंसिल हो गया, 33 से 3 बार में ये कैंसिल हो गया, और 3 से इसको काटेंगे तो 1/30 यहां पर आ जाएगा, प्लस 7 दूनी 14, 7 तीजा 21, 5 दूनी 10, 5 नहीं 15। ठीक, ये हो गया। अब यहां पर देखिए तो अपने पास क्या दिखाई दे रहा है, अपने पास दिखाई दे रहा 2 दूनी 4 गुणे 5 20 और बटे 27, 20/27। माइनस में क्या दिख रहा है 5 दूनी 10, तो 1/6। अब ये हिस्सा अगर आपको सॉल्व करना है तो इस हिस्से को सॉल्व करके आपका आंसर तो निकाला जा सकता है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये हिस्सा आप खुद से सॉल्व करके मुझे आंसर टिक करके कमेंट में जरूर बता देना कि सर इस वाले प्रश्न का आंसर इनमें से क्या रहने वाला है। बताओगे, बोलो हाँ भाई, बताएंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, किसी से अगर ये हिस्सा सॉल्व नहीं हो रहा हो, या इससे पहले का कोई भी सवाल ऐसा है जो सॉल्व ना हुआ हो, जिसको मैंने दिया हो और वो सॉल्व ना हो रहा हो तो जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें ये लिख देना सर, उसमें ये जरूर लिख देना कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुआ है, आप मुझे प्लीज बता दीजिए, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये जरूर बता देना। ठीक है भाई, चलिए वेरी गुड। अगले प्रश्न पर, एक विभाजन की क्रिया में भाजक जो है वो भागफल का 18 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल ही 26 हो तो भाज्य ज्ञात करिए। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, समझने वाली बात है बस। भाजक विभाजन की प्रक्रिया है, शेषफल अपने पास 26 दे रखा है, ये हो गया शेषफल 26। बोला क्या है कि जो भाजक है वो भागफल का 18 गुना है। भाजक
भागफल का 18 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। तो ये जो भाजक होगा ये शेषफल का 9 गुना होगा, यानी कि इतना होगा। और अगर ये संख्या 26 गुणे जो 9 है, ये अगर किसी भागफल का 18 गुना है, मान लीजिए भागफल आपके पास x है और उसका 18 गुना ये है, तो भागफल क्या रहा होगा? 13 ही तो रहा होगा। देखिए सॉल्व करके, 9 दूनी 18 और 2 से इसको काट लेंगे तो 13। इसका मतलब भागफल कितना होगा? 13 होगा। होगा या नहीं होगा? बोले हाँ सर होगा, तो सही, बिल्कुल होगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे सिर्फ ये पूछा होगा शायद भाज्य ज्ञात करना है। हाँ, मतलब यहाँ पर जो संख्या डिविडेंड होगा ना, भाज्य, वो हमें निकालना है। इसको डिविडेंड कहा जाता है। तो ये कैसे निकलेगा? तो ये तभी तो निकलेगा जब आप 26 गुणे 9 में 13 का गुणा करोगे और 26 को जोड़ दोगे, तभी तो निकलेगा ये भाज्य, तभी तो निकलेगा, यानी डिविडेंड तभी तो निकलेगा। डिविडेंड तभी निकल पाएगा, भाज्य तभी निकलेगा। इन दोनों में से 26 कॉमन ही कर लो। 26 कॉमन करने पर 13 9 में 117 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 118। तो इसको आप 26 गुणे सीधे 118 लिख लो। और 26 गुणे सीधे 118 लिखोगे तो गुणा करने पर इकाई का अंक 8 होना चाहिए। और इकाई का अंक 8 अगर देखो तो ऑप्शन एक ही है। कौन सा ऑप्शन है? 3068 है। ये आपका उत्तर बन जाएगा 3068। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। बेसिक डिवीजन कैसे किया जाता है, सिर्फ उस पे ये सवाल है। समस्या आपको यहां पर तब आ सकती थी जब आप इसका पूरा गुणा करते तो, लेकिन गुणा तो करना ही नहीं ना पूरा, सिर्फ क्या देखना है? इकाई का अंक। अच्छा, मैं फिर से बोल दे रहा हूं आज फिर, किसी भी प्रश्न को जब आप करो, प्रश्न पढ़ने के बाद एक बार ऑप्शन जरूर चेक कर लिया करो, क्या दिए हैं, एक बार ऑप्शन पर नजर जरूर रख लिया करो, बस, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। x 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 बचता है। अच्छा, तो संख्या x के अंकों का योग कितना होगा? समझिएगा, मान लो कि x हमारे पास एक छोटी संख्या, बहुत ध्यान से सुनना है, x हमारे पास एक छोटी से छोटी संख्या है, बहुत प्यार से सीखना, ठीक है। इसको जब अगर हम 12 से डिवाइड करें या फिर 15 से डिवाइड करें, 12 से डिवाइड करें या 15 से डिवाइड करें या फिर 20 से डिवाइड करें या फिर 27 से डिवाइड करें, तो हर हालत में क्या होता है? हर हालत में शेष जो है वो अपने पास कितना बचता है? शेष जो है भाई अपने पास हर हालत में 7 बचता है। हर हालत में शेष क्या बचता है? 7 बचता है। आपसे कह रहा है संख्या के अंकों का योग कितना होगा। मेरे प्यारे भाई, आप एक चीज को समझना और समझने के बाद फिर उत्तर देना तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई संख्या जो है, ऐसी संख्या है, समझना ध्यान से, जिसको अगर आप x है, मान लीजिए कि उसको आप 27 से डिवाइड करते हो और इसका शेषफल 7 आता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस संख्या में हम इस 7 को घटा लें तो ये संख्या पूरी पूरी 27 से डिवाइड हो जाएगी। इस संख्या में से अगर मैं 7 को घटा लेता हूं तो ये संख्या पूरी 27 से डिवाइड होनी चाहिए, है ना। और अगर 27 से डिवाइड हो रही तो इसका मतलब वो 9 से भी डिवाइड होगी, और 9 से विभाजित होने का मतलब संख्या के अंकों का योग भी 9 से डिवाइड होगा। संख्या के अंकों का योग भी क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। यस और नो का जवाब दीजिएगा, होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर होगा, तो सही। आपसे वही पूछ रहा था संख्या के अंकों का योग क्या होगा। भाई सिंपल सी बात है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है तो आपको यहां पर संख्या के अंकों का योग ही तो पूछा था, और यहां पे कौन सी ऐसी संख्या है जिसके अंकों का योग जो है 9 से डिवाइड हो रहा है? इसका तो हो नहीं रहा, इसका भी नहीं हो रहा है, इसका भी नहीं हो रहा है, तो सीधे आंसर यही हो गया ना, ऑप्शन नंबर सी। समझे? अच्छा, अब अगर ये बात किसी बच्चे को हो सकता है बात में को ना समझ में आई हो, मैं मान लेता हूं, तो मैं पूरा भी करके बता देता हूं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं बताएंगे, पूरा भी बताता हूं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? एलसीएम ही ले लेना है। किसका एलसीएम ले लेना है? एलसीएम लेना है 12, 15, 20 और 27 का। 27 का। तो अगर इसका एलसीएम देखें तो इन तीनों का एलसीएम तो अपने पास 60 हो जाएगा। 60 और 27 का एलसीएम लेना है ना। मेन टारगेट ये है कि 60 और 27 का एलसीएम लिया जाए। तो ये 3 गुणे 20 है और ये 3 गुणे 9 है। तो 9
20 180 गुणे 3 540 एलसीएम के बाद अब क्या करना है, देखिए ध्यान से। अब 540 जैसे ही ये आ गया तो अब ये समझ में आ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में सास बचता और 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए छोटी से छोटी। तो इस एलसीएम को सबसे पहले तो आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तक पहुंचाना पड़ेगा और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम इसमें 2 का गुणा कर लेते हैं, 540 में 2 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1080। 1080 हमारे पास 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या हो गई। ध्यान से सुनिएगा, जिसको अगर हम 12 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें, 20 से डिवाइड करें और 27 से डिवाइड करें तो ये पूरी डिवाइड होगी। सर 7 कहां शेष बच रहा है? जो आपके पास शेषफल 7 बच रहा था उसी को आप जोड़ दीजिए, उसी को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो क्या आपका उत्तर आ जाएगा 1087। 1087 आया क्या? जैसे ही 1087 आपके पास आया तो आपके पास वो संख्या आ गई। अगर इसको आप 12 से डिवाइड करोगे तो भी आपके पास शेषफल 7 बचेगा, 15 से डिवाइड करोगे तो भी शेषफल कितना बचेगा, 15 7 105, 15 दूनी 7 बचेगा, 20 से करोगे तो भी 7 बचेगा और 27 से करोगे तो भी 7 बचेगा। अब इसके अंकों का योग पूछा था हमने, क्या 17 बोल दिया था? क्या अंकों का योग 17 दे दिया था? 17 नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं, 17 नहीं 16 होना चाहिए, ठीक है। इसके अंकों का योग तो 1 + 8 + 7, 8 7 15 और 1 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या होगा अंकों का योग? 16 होगा। अब जरा मेरी बात को यहां पे ध्यान से समझना, दिमाग से बात उतरी थी। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, समझना ध्यान से, कि ये जो संख्या है, ये संख्या जब x इसमें 7 घटा लेंगे तब ये संख्या हमारे पास क्या होगी, 9 से डिवाइड होगी। तो कहने की चीज को, एक बात को और समझो, इसको आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि ये पूरी संख्या जो होगी, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरी संख्या तो 27 से डिवाइड होगी, यानी 9 से भी होगी। 17 हमारे मुंह से वो गड़बड़ हो गया था, अब इसको ध्यान से देखना। ये संख्या जो x है ना, ये तो 27 से डिवाइड हो रही ना पूरी, और 27 से डिवाइड होने का मतलब 9 से भी डिवाइड हो रही। जो शेषफल हमारे पास बच रहा है वही तो इसके अंकों का योग होगा ना भाई। जैसे मैं ये बोल दूं कि हमारे पास एक संख्या लिखिए, मान लीजिए 9812। अब अगर इस संख्या को मैं 9 से डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड करता हूं, इस संख्या को 9 से डिवाइड करता हूं, तो 9 से डिवाइड कब होगी, देखना ध्यान से। 9 तो खत्म, 8 1 9 भी खत्म, तो इसका शेषफल क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा। और अब अगर इसके मैं अंकों का योग निकाल लेता हूं तो 9 + 8 + 1 + 2 करें तो देखिए क्या आएगा, 9 और 1 10, 8 और 2 10, 10 और 10 हो जाएगा 20। तो 20 का डीएस भी अपने पास तो 2 ही आएगा ना, अंकों का योग तो 2 ही आएगा। मतलब जो शेषफल बच रहा है वही उसके अंकों का योग होगा। तो हमारे पास शेषफल ही क्या बच रहा था, तो आप बोले सर शेषफल ही अपने पास 7 बच रहा था। तो इसका मतलब जो संख्या के अंकों का योग पूछा है वो भी तो वही होगा जिसके अंकों का योग 7 होना चाहिए, 9 8 नहीं होना चाहिए, 7 होना चाहिए, ठीक है। तो 7 किसके अंकों का योग हो रहा है, तो आप बोलोगे सर 7 हो रहा है इसके अंकों का योग, ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म। अच्छा, अगर 17 को देखें तो उस वक्त जो हमने बोल दिया था 17 के अंकों का योग भी तो 8 ही हो रहा था, 9 हो ही कहा रहा था। तो दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, बोल गए होंगे। फिलहाल आप इसको सही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अपना आंसर आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आप अगर पूरा ही करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा बने, जिससे आपको ये लगे कि ये बात सरल हो सकती है, हमें समय कम लग सकता है, ठीक है। ए की आय बी की आय से 60% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 45% कम है। वाह, अच्छा। तो सी की आय क्या होगी, समझना। ए की जो इनकम है, ए की आय बी की आय से 60% ज्यादा है, तो अगर बी की हमारे पास 100 हो गई तो ए की हमारे पास कितनी हो जाएगी, 160 होगी। और सी की जो इनकम है वो ए और बी की कुल इनकम से 45% कम है, तो ए और बी की कुल इनकम तो 260 हो गई। इससे अगर 45% कम है तो इसका मतलब 55% ही तो रही होगी। और 55% को आप 5/20 भी लिख सकते हो, 11/20 लिख सकते हो ना। 5 से काट लीजिए 11 हो जाएगा, 5 से काट लीजिए 20 हो जाएगा, 20 से इसको काट लीजिए 13 हो जाएगा। 13 × 11 करने पर 143 हो जाएगा। यानी सी का मान हमारे पास सीधे क्या लिखा जा सकता है, 143। 13 × 11 से 143। कोई समस्या है क्या, नहीं।
पूछ रहा है सी की इनकम ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सी की आय ए की आय से तो कम है, बिल्कुल कम है। कितनी कम है तो बोलोगे सर 17 कम है। किससे कम है? ए की इनकम से, यानी 160 से, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 170 बटे आपको करना है 16, तो 170 गुणे 16 करने का मतलब क्या हो जाएगा? 160 तो 10 बार हो गया, 11 बार जब करोगे तो 176 हो जाएगा। नहीं, आंसर 10 दशमलव कुछ के पास जाएगा। और क्योंकि नीचे 16 है तो 0.5 तो नहीं आ पाएगा। ये दोनों 11 के हो गए। कैलकुलेट मत करिए, थोड़ा सा सोचिए। कैलकुलेशन आपके दिमाग में आपके चलनी चाहिए, छोटी छोटी चाहे बड़ी, सारी कैलकुलेशन आपके दिमाग में ही चलनी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 16 से देखो तो 10 बार तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा ना, 11 बार तो नहीं हो सकता। 11 बार पे 176 हो जाएगा। और जब बटे में 1/16 होता है ना, तो इसका मतलब 0.625 होता है। अब देख लो, अगर हम 16 से 1 को डिवाइड करें, दशमलव लगा के 0 बढ़ाओगे, क्या डिवाइड होगा? बोलोगे नहीं सर, तो 1 0 और बढ़ जाएगा। 16 छक्के 96 हो जाएगा, 4 बचेगा, 16 दूनी 32 होगा, 8 बचेगा, 16 पंचे 80 होगा ना। 1/16 का मतलब अगर दशमलव में देखो तो 0.625 होता है। तो 10 तो कंप्लीट बार हो गया था, और दशमलव के बाद क्या आ जाएगा? दशमलव में 625 और आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं ना, इसको लिख लिया करो कहीं, और कई बार इसको ऐसी कॉपी में लिखो जिसको आप रिवीजन करो डेली। ये बच्चे नहीं करते हैं, आपको करना चाहिए, सिलेक्शन जल्दी होगा। मैथ की समस्याएं तो फिलहाल नहीं होने वाली हैं फिर, ठीक है। रोशन ने 1620 में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी, उसे बेचकर 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर में लाभ अर्जित किया। उसका प्रति किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य क्या है? समझना, उसने 36 किलोग्राम चीनी इतने में खरीदी थी, तो अगर खरीदी थी 36 किलोग्राम तो बेचेगा भी वो 36 ही किलोग्राम, हाँ है ना? बोले हाँ सर। उस पर 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर में प्रॉफिट लिया है। मुझे ये बात पता है कि अगर 1620 रुपए में उसने 36 किलोग्राम चीनी को खरीदा है, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना, तो अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास चीनी के 1 किलोग्राम का क्रय मूल्य आ जाएगा। जितनी भी चीनी खरीदी उसका 1 किलोग्राम का सीपी आएगा। अब हम ये बोलते हैं कि मान लीजिए चीनी का जो विक्रय मूल्य है वो x रुपए पर केजी है। चीनी का विक्रय मूल्य x रुपए पर केजी, और वो 36 किलोग्राम ही चीनी बेचेगा। तो 36 किलोग्राम चीनी बेचेगा तो टोटल एसपी क्या होगा? 36x होगा। इस पर उसका जो प्रॉफिट था वो कितना था? जो प्रॉफिट बोला है वो है 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 6x। और प्रॉफिट बराबर होता क्या है? प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। तो देखिए एसपी कितना है? 6x हो जाएगा, प्रॉफिट 6x हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा? 36x। सीपी बताइए टोटल कितना था? तो टोटल सीपी था 1620। यहां से सीधे अगर आप x का मान निकाल लोगे तो 1 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य आपके पास सीधे सीधे आ जाएगा। तो 1620 इधर आ जाएगा, और बटे में आपके पास 30 आ जाएगा, और ये मान हो जाएगा x का। इससे ये कैंसिल, 3 से काटेंगे, 3 पच्चे 15, 3 चौको 12, यानी 1 किलोग्राम चीनी वो कितने की बेच रहा होगा? तो आप बोलोगे सर जी 1 किलोग्राम चीनी वो 54 रुपए की ही बेच रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रापचिक आंसर हो जाएगा, एकदम बढ़िया आंसर, क्लियर आंसर, ठीक है, वेरी गुड। एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपए है, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचा गया, यदि लाभ 8% का हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 240 रुपए की चीज को 10% का डिस्काउंट देकर बेचा जा रहा है, ये बोला गया है। 240 रुपए की चीज पर 10% का डिस्काउंट देने का मतलब चीज खुद की 9/10 पे हो गई होगी। इस पर भी उसे 8% का प्रॉफिट हुआ है, तो 8% का प्रॉफिट जो हुआ है उसको कहां लिखोगे? उसको लिखोगे 108, और ऊपर आ जाएगा 100। ये आपके पास सीधे क्या दे देगा? क्रय मूल्य। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए, होगी भी नहीं, इसमें कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। 0 से 0 का काम खत्म। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 से 12 से काटेंगे 20, और 20 गुणे 10 देखेंगे तो 200 हो गया।
यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 200 रुपये हो जाएगा। और ये आपके प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। एक सिंगल लाइन का क्वेश्चन था। मैंने आपको बोला ना कि किसी भी सेट में, परीक्षा के किसी भी शिफ्ट के किसी भी सेट में आपके पास 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन जो भी हैं, मान लीजिए मैं ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चन लेके चलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ ये बात, आज फिर बोल रहा हूँ। इसमें आपको 80% क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल मिलेंगे, जिसकी कैलकुलेशन में भी दम नहीं होगी और जिसके सवाल में भी दम नहीं होगी, बिल्कुल इजी मिलेंगे। नॉर्मल मिलने का मतलब बिल्कुल सरल क्वेश्चन मिलेंगे, इजी क्वेश्चन मिलेंगे। इसका 10% क्वेश्चन होगा जो लैंग्वेज के आधार पर अच्छा होगा, जो मॉडरेट कहलाएगा। और सिर्फ 10% क्वेश्चन ही ऐसा होगा जो कि कॉन्सेप्ट के तौर पर भी अच्छा होगा और जिसमें थोड़ी सी अच्छी कैलकुलेशन भी होगी। ये सब लोग करेंगे, इसको 10% बच्चा ही कर पाएगा। और जो स्कोर यहां पर आगे क्रिएट करेगा आगे बढ़ने और पीछे रहने का, ये तो सब कर रहे हैं, इसको तो हटा ही दो तुम। ये भी 90% बच्चा कर लेगा। आगे और पीछे रहने का जो स्कोर होता है, जहां पर दशमलव के अंतराल में सिलेक्शन रुकते हैं और होते हैं, वो ये बात डिसाइड करता है। अब आप ये निर्णय ले लेना कि इस पर आपको कितना काम करने की जरूरत है। सिलेक्ट होना है या अगले फिर 4-5 साल इसी तरीके से इंतजार करना है, फिर कहीं ट्विटर कैंपेन के लिए किसी टीचर को बोलना है, फिर अपनी पढ़ाई को 4 साल के लिए रोकना है, फिर 4 साल पढ़ना है और 40 साल तक फिर पढ़ते रहना है। ये निर्णय आपका रहेगा कंप्लीटली, ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊं, 2024 लोकसभा चुनाव है। तुम कभी जीवन में 2 चीजों पर भरोसा ही मत करना। 2 चीजों पर क्या मतलब, 2 लोगों के वादों पर भरोसा मत करना। 2 चीजों के, 2 माहौल के वादे पर कभी भरोसा नहीं करना। एक, अगर आपके पास कोई मोहब्बत है तो मोहब्बत के वादों पर कभी भरोसा नहीं करना है आपको, याद रखना कभी भी। कोई कितना भी कहता है कि मैं बाबू आपको बहुत प्यार करता हूं या बहुत प्यार करती हूं, आई लव यू सो मच, फला फला फला, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। लड़का कह दे चांद तारे तोड़ लाएंगे, तो चांद तारे तो छोड़ो, उससे कह दो कि जाके जो है ये थोड़ा सा काम कर दो तो कहीं कोने अठे दब जाएगा। और लड़की तुमसे सिर्फ रिचार्ज कराएगी, सिर्फ पैसा देगी, कुछ नहीं है इन सब में। एक मोहब्बत के वादों पर कभी भरोसा मत करना और एक चुनाव के दावों पर कभी भरोसा मत करना। चुनाव से पहले जो दावे किए जाते हैं ना कि आयुष्मान कार्ड मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, सभी बीपीएल के 80 करोड़ लोग जो भारत में हैं उनको राशन मिलेगा, मतलब आप समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो? आप ये सीना ठोक के कहते हो कि भारत के 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूं, 80 करोड़ लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसका मतलब समझ रहे हो आप क्या कह रहे हो कि आपके भारत देश की 144 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ जो कि 50% से ऊपर हो गया, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब गरीबी रेखा के नीचे है। और पूरे विश्व में आप ये संदेश देते हो कि वो गरीबी रेखा के नीचे है, मतलब आपके 10 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और आप अपने देश से गरीबी को खत्म नहीं कर पा रहे हो, गरीबी ही खत्म कर दे रहे हो। इस बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि वास्तविकता यह है कि 10 साल में काम क्या हुए हैं मुझे भी नहीं दिखते हैं, और वो काम शायद ही कागजों पर दिखते हैं। किस चीज में महंगाई नहीं है? लोग कहते हैं कि यार महंगाई नहीं है, मैं भी तमाम सारे वीडियोस देख लेता हूं ना, तो उसमें भी लोग कहते हैं महंगाई नहीं। अरे यार तुमको पता नहीं कैसे लगता है कि महंगाई नहीं है। पढ़ाएंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इस मुद्दों पे बात करना जरूरी है। जिसको जो कहना हो कह लेना, मेरे लिए मुझे फर्क नहीं पड़ता है। कैसे तुम्हें लगता है महंगाई नहीं है यार? कैसे लगता है? 2 चीजों पे आदमी महंगाई के लिए बात करता है, एक गैस सिलेंडर और एक पेट्रोल पर। मैं ये दोनों छोड़ देता हूं, मैं मान लेता हूं कि इन दोनों में महंगाई नहीं है। बाकी आप मुझे बताइए किस पे महंगाई नहीं है। मैं आपको बताऊं किस पे महंगाई है। बिजली का बिल देते हो, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, बिजली का बिल तो देते ही हो, इस पर भी एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है जो बिजली के लिए आपको जाता है। कभी बिल उठा के सब पढ़िए ध्यान से। बिजली के बिल की डोमेस्टिक यूनिट 8.5 रुपए पर यूनिट चल रही है।
किसी गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल, मैं आपको बता रहा हूं ना, सुनिए ना, बाइक, मोटरसाइकिल, कार, किसी पे भी, पहले ये बाइक आज से 2014 से पहले इन मोटरसाइकिल की जो कीमत होती थी वो लगभग 65-70 हजार में आपको एक अच्छी मोटरसाइकिल मिल जाती थी। आज कोई भी मोटरसाइकिल लेने जाइए, अगर आपको 90 हजार से नीचे मिले, जानते हो क्यों? क्यों? क्या 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 कंपल्सन कर दिया आपने, वो मैं बताता हूं। पहले व्यक्ति अपनी जेब के अनुसार से इंश्योरेंस वगैरह करा लेता था, आपने 5 साल का इंश्योरेंस जो है उसके लिए कंपलसरी कर दिया, जो कि तकरीबन 6,000 रुपए के आसपास आता है, जिसमें 1 साल फर्स्ट पार्टी, 4 साल थर्ड पार्टी होता है। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि अगर इस 1 साल के बाद आपकी गाड़ी खो खुआ जाती है तो कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका पैसा आपकी जेब में जा रहा है। आप आरटीओ टैक्स लेते हो, रोड टैक्स लेते हो, आरटीओ गाड़ी चलाने के लिए, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना सड़क पर, इसके लिए भी हम लोग पैसा देते हैं। ये आरटीओ टैक्स होता है। मान लीजिए अगर आपकी गाड़ी 1 लाख रुपए की है तो इस पर कम से कम कुछ नहीं तो 5,000 रुपए आपको आरटीओ टैक्स देना पड़ेगा, 5 साल का। नहीं, ये रजिस्ट्रेशन जब तक रहता है गाड़ी का तब तक देना पड़ता है, ये आपको टैक्स देना पड़ता है। ये गाड़ी की हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर ली। और आइए और बताता हूँ, डेली खान पान की चीज़ों पर बताता हूँ, किस पर क्या टैक्स है, किस पर क्या नहीं है। घर में दालें इस्तेमाल होती हैं, किसी के यहाँ अरहर की दाल ज़्यादा बनती है, किसी के यहाँ मूंग की दाल ज़्यादा बनती है, किसी के यहाँ और किसी की सोयाबीन की दाल ज़्यादा बनती है, उड़द की दाल ज़्यादा बनती है, मसूर की दाल ज़्यादा बनती है, हैं? इन दालों की कीमत आपको पता है कि जो दालें पहले क्या भाव में मिलती थी, अभी क्या भाव में मिलती हैं? मैं अपने घर का राशन लाता हूं, मुझे पता है। अरहर की दाल आज 160 रुपए पर केजी मिलती है, अच्छी। अरे आटा लीजिए सर, आटा तो डेली आदमी, रोटी तो खाता है ना, बाहर खाओ या घर में खाओ, रोटी तो खाओगे ना। नॉनवेज खाने वाला भी रोटी खाता है। नॉर्मल आटा जो किसी ब्रांड का नहीं है वो 25 रुपए पर केजी चल रहा है। 25 रुपए पर केजी में आप आटा बेचोगे और किसानों को एमएसपी देने पर आपकी नानी मर जाएगी, है ना। आयुष्मान कार्ड पर बात कर लेते हैं। जितने आपके खोखले दावे हैं ना, इन खोखले दावों पर बात करते हैं। आयुष्मान कार्ड पे बात कर लेते हैं। आप लोग कहते हो, मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बिहार की बात मुझे नहीं पता है, बाकी राज्यों की बात भी मुझे नहीं पता है, आसपास के क्षेत्र में। बिहार में है आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख लोगों को, मतलब 5 लाख तक का इलाज फ्री है। उत्तर प्रदेश में भी है कि 2.5 से 3 लाख तक का इलाज या 3 से 5 लाख तक का इलाज आपके लिए फ्री है। ये कागज में लिखा हुआ है और कागज में ही सबके सामने जाता है। मैं खुद बता रहा हूं, मैं खुद डेंगू हुआ था मुझे, और मैं वो आयुष्मान कार्ड लेके कानपुर के एक वेल नोन अस्पताल, नाम लेने से भी गुरेज नहीं, रीजेंसी हॉस्पिटल, यहां पर गया था। उसने साफ मना कर दिया, बोला कि भाई साहब मेरे पास इसकी पेमेंट नहीं आती, और आती है तो 3-4-5 महीने बाद आती है, वो भी खा के आती है लोगों की। आप बताओ कि डेंगू का एक मरीज आगे से आपके पास 60,000 रुपए लिए बैठा है, जो जमा कर रहा है, मैं उसको लूं या आपको ले लूं? मैं निशब्द था, कुछ नहीं बोल पाया। क्या ही बोलता, मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। मैं ये क्यों करता जानते हो? क्योंकि आप कमजोर हैं, आपकी सरकार कमजोर है। आपकी सरकार सिर्फ पेपर पर है सर, सिर्फ पेपर पर है, इसके अलावा ग्राउंड पर आपकी सरकार है ही नहीं। आपकी सरकार ने जानते हैं काम क्या किया? मैं आपको बताता हूं क्या काम किया है, मैं आपको बता रहा हूं, और उस काम का रिजल्ट भी आपको बता रहा हूं। पढ़ेंगे तो हम लोग है, पढ़ते तो हम लोग डेली हैं, पढ़ते तो हम लोग डेली हैं और डेली पढ़ेंगे भी। आपकी सरकार ने क्या काम किया? आपकी सरकार ने टॉयलेट बांटे हैं लोगों को, 25 करोड़ लोगों को टॉयलेट दिए। गांव में जाकर देखिए, उन टॉयलेट में कंडे भरे हैं। कंडे का मतलब समझते हो? उपले, जो गाय के गोबर होते हैं, भैंस का गोबर होता है, वो भरे जाते हैं। आपने उज्ज्वला योजना दी है, उज्ज्वला योजना दे दी, हर घर में चूल्हा पहुंचा दिया, लेकिन उस गैस सिलेंडर की कीमत अब चुनाव के कारण आपने 900 कर दी, नहीं तो अभी तक वो लगभग 1100 के आसपास का सिलेंडर चल रहा था। गांव का एक आदमी जो खेती किसानी कर रहा है, जिसके घर में 10-11 लोग हैं, वो 1,000 रुपए का एक सिलेंडर लेगा और उसको 1 महीने चलाएगा। ये उज्ज्वला योजना है आपकी। आप साफ सफाई, स्वच्छ भारत अभियान है आपका, स्वच्छ भारत अभियान है। फोटो खिंचाने के लिए सर आप एक झाड़ू ले लेते हो और उसको जो है नचाया करते हो। स्वच्छ भारत अभियान, आओ कानपुर दिखाते हैं कहां कहां गंदगी है और कितनी गंदगी है। सिर्फ कानपुर ही नहीं, सारे शहरों में, इंदौर जैसे शहरों को छोड़ दीजिए, वो साफ सुथरा शहर है।
आप आइए दिखाते हैं कूड़े के ढेर कैसे लगे हुए हैं। इन्हीं कूड़े के ढेर की वजह से डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है। अस्पताल, डॉक्टर जिनको आप हीरो मानते हो ना, डॉक्टर्स को आप हीरो मानते हो ना, इसमें से कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि हो सकता है कि उनके घर में कोई लोग डॉक्टर हो या नर्स हो या कुछ ऐसा हो। डॉक्टर जितना लूट सकते हैं प्राइवेट अस्पताल में उतना लूटते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं, स्वास्थ्य सेवा आपकी बीमार पलंग पर है कोई नहीं। यहाँ का कानपुर का हाईलाइट अस्पताल, जिसको लाला लाजपत राय वाला अस्पताल कहते हैं, यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स की इंटर्नशिप जो करते हैं ना, उनकी गुंडागर्दी चलती है। मरीज के अटेंडेंट को वो लोग पीट देते हैं वहीं पर, कोई सुनने वाला नहीं होता है। गणेश शंकर विद्यार्थी के जो प्राचार्य हैं उनको मुंह से शब्द नहीं निकलता है कि वो कुछ बोल दें। ये सब गुंडागर्दी चलती है। प्राइवेट जो डॉक्टर्स की ओपीडी लगती है उसमें स्कैनर नहीं रखते हैं ये लोग। क्यों नहीं रखते हैं स्कैनर? क्योंकि उस स्कैनर से अगर बिल जाएगा तो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट में जाएगा और उस अकाउंट में जाने के बाद उसका हमें ब्यौरा देना पड़ेगा, उसके लिए टैक्स कटेगा। नहीं सर, कैश लेते हैं। फीस सुनिए, 600 से कम किसी की है नहीं, किसी की 1500, किसी की 1200, किसी की 400, किसी की 800, किसी की 1000। और डेली सुबह से शाम तक अगर बोला जाए तो कम से कम 200 से 300 पेशेंट ये लोग देखते हैं प्राइवेट ओपीडी में। यह है आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं खुद ही बीमार हैं। शिक्षा पर आते हैं, जो मूल 3 स्तंभ होते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। आपकी सरकार, मैं दिखा रहा हूं ना आपकी सरकार के आपके काम, आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं इस माध्यम से। सुनिए सर, सरकार, शिक्षा पे आते हैं बात। सरकारी स्कूलों को अब धीरे धीरे सही किया जा रहा है पिछले 1-2 साल से। क्यों? क्योंकि चुनाव करीब है। 10 साल से आपकी सरकार थी, पिछली सरकार को छोड़ दीजिए। जो वर्तमान में है सवाल उससे किए जाएंगे, जवाब उसको देना पड़ेगा। पिछली सरकार ने 70 साल क्या किया मुझे कोई मतलब नहीं, मैं था ही नहीं तब। मुझे अभी से मतलब है क्योंकि मैं अभी हूं। मैं आता हूं इस पर भी। एजुकेशन, लचर एजुकेशन, शिक्षा का स्तर ही नहीं, शिक्षा का स्तर ही नहीं। मोटी फीस हर एक कॉलेज में, हर एक कॉलेज में मोटी फीस। एडवांस बच्चों के नाम पे पेरेंट्स को लूट लिया जाता है। डीपीएस कानपुर 9th क्लास के बच्चे की फीस 12,000 रुपए पर मंथ। क्या पढ़ाते हो भाई? कौन सी ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी करा देते हो जो इस फीस की आपको जरूरत पड़ती है? क्या ऐसा कराते हो? और कराते हो तो सही कराओ। पिछले उसमें अभी कुछ पैनोरामा हुआ था, मैं गया था वहां पे, वो बोल रहे थे कि दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। आप बच्चों को ये सिखा रहे हो कि दीपावली इज जस्ट ओनली द फेस्टिवल ऑफ लाइट, नथिंग एल्स। दीपावली केवल लाइट का त्यौहार है। बेसिक बुनियाद ही आप हमारी जनरेशन के आगे कमजोर किए दे रहे हैं। जितने कॉन्वेंट स्कूल हैं उनको ये बता ही नहीं रहे हैं कि सत्य पर असत्य की जीत के कारण हम लोग ये त्यौहार मनाते हैं, और उसके कारण वहां दिए जलाए गए थे जब राम जी अयोध्या लौटकर वापस आए थे। आप सिर्फ ये बताते हो कि दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अरे होली क्यों मनाई जाती है? होली इज नॉट ओनली द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली इज होली फेस्टिवल। क्यों मनाया जाता है? होलिका दहन हुआ था प्रहलाद के गोदी में लेकर हिरण्याकश्यप के लिए। अरे वो बेसिक बुनियादी चीजें ही आप लोग कमजोर किए दे रहे हो। वो कमजोर छोड़िए सर, उसको खोखला कर दिया आप लोगों ने। ये आपकी शिक्षा की व्यवस्था है। आते हैं रोजगार पर, जिसके लिए हम लोग खुद ही काम करते हैं। बहुत भाषण मुझे मतलब इतना मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत दिन से भरे थे, बोलने की इच्छा थी, बोल दे रहे हैं। आते हैं रोजगार पर। तुम रोजगार की बात करते हो, मैं रेलवे जिसको पढ़ाता हूं ना, मैं उसी की बात कर लेता हूं। रेलवे के साथ मैं एसएससी भी की बात करता हूं, डिफेंस की छोड़ देता हूं, दोनों की बात करता हूं। सबसे पहले रेलवे। लास्ट वैकेंसी 2019 में निकली थी, ग्रुप डी एनटीपीसी, दोनों अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। 19 से 23 4 साल सर। उससे पहली वैकेंसी 2018 एएलपी की निकली थी, 18 से 23 5 साल सर। उससे पहली वैकेंसी 2016 जेई की निकली थी, 16 से 23 7 साल, 7 साल। तो मतलब रेलवे जो पूरे भारत का सो कॉल्ड सबसे ज्यादा जॉब देने वाला वो है, उसके पास एक ऐसी एजेंसी नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं है, उसके पास इतना समय नहीं है, पूरी इस डिपार्टमेंट के पास, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास, जो एक एग्जाम को डेली ईयरली बेसिस पर कंडक्ट करा सके।
2 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं और 2 करोड़ बच्चों में से ये 4 साल 5 साल और 6 साल 7 साल का जो गैप होता है, इसमें से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो ओवर एज हो जाएंगे, जिनको एलिजिबिलिटी है, जो ये योग्यता रखते हैं कि वो अगर सही समय पर एग्जाम हो तो वो क्रैक कर लेंगे। वो ओवर एज हो गए और उसके बाद जो उनका जीवन होगा, जो बाकी बच्चे 40 साल का जीवन होगा, वो किस उसमें जाएगा, इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे क्या? आपका डिपार्टमेंट लेगा क्या? नहीं लेगा सर। जानते हैं क्यों नहीं लेगा? ये इसलिए नहीं लेगा क्योंकि आप हमेशा ITUS रख करते हैं ना, इसकी टोपी उसके सर। देखा है मैंने, पिछली सरकार ने किया है। भाई क्यों पिछली सरकार पर जा रहे हैं आप? आपकी सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है, आप बात करिए ना, आप पिछली सरकार पे क्यों जा रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं ये बताइए ना। जो 3 मूल स्तंभ होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और एम्प्लॉयमेंट, और तीनों आपकी सरकार में, मैं इसको नंबर दूंगा 100 में से 0 नंबर दूंगा, 0 नंबर दूंगा। और ये सिर्फ मैं नहीं दूंगा, मेरे साथ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको 0 नंबर ही देंगे, इससे ज्यादा दे ही नहीं सकता। समझ रहे हैं सर? केवल किताबों पर, कॉपी पर, पेज पर, ये कोरे पेज पर ये लिख लिया कि हमारी सरकार में ये काम हुआ। मैं आपकी सरकार का अच्छा काम बताता हूँ, एक अच्छा मिनिस्टर बताता हूँ, नितिन गडकरी, जिसको ये पता है कि अपना मेरा डिपार्टमेंट क्या है, उसके काम को कैसे करना है, वो काम कर रहे हैं। मैं आपकी सरकार के एक और अच्छे मंत्री का नाम बताता हूँ, निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री। पूरे विश्व में फाइनेंशियल क्राइसिस है, भारत में उसका असर देखने को नहीं मिल रहा। आई लाइक इट सो मच। मैं आपका एक और अच्छे मंत्री का काम बताता हूं जो अच्छे काम कर रहे हैं, जिनको अपने मंत्रालय का काम पता है। विदेश मंत्री मिस्टर माननीय जयशंकर प्रसाद जी, अच्छा काम करने वाले व्यक्ति हैं। बाकी आपके यहाँ सिर्फ खाने और लूटने वाले व्यक्ति हैं। मैं कानपुर और उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे ऐसे वो, लेकिन छोड़ो, नहीं तो आप हमारे चैनल पर फिर स्ट्राइक मरवा दोगे, चैनल डिलीट करवा दोगे। आपका साइबर सेल इतना कंट्रोल है ना, देखा है ना अभी हमने 9 तारीख को जो ट्विटर कैंपेन हुआ था, 1 तारीख तक ट्रेंडिंग में कर रहा था, 1 बजे तक ट्रेंडिंग में कर रहा था, 1:15 उसको हटवा दिया गया। लोगों के ट्वीट डिलीट कराए जाने लगे। आपका साइबर सेल इतना एक्टिव रहता है, किस चीज पर? जो आपके विरुद्ध बोले ना, जो सच बोले उसको हटा दो। खैर छोड़िए, आते हैं भाई अगले अपने सवाल पर। ध्यान से देखिएगा क्या है। क्षमा चाहेंगे अगर किसी को हमारी भावनाओं से आहत हुआ हो, लेकिन सच्चाई यही है, और आहत हुए हो तो बने रहना। सच्चाई यही है आपके सरकार की। हिजड़े हैं वो लोग जो मुंह से बोल नहीं पाते हैं, खुलकर बोलने की आदत नहीं है जिनको। बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो रौंद दिए जाओगे। बोलना चाहिए। स्वतंत्र भारत है, संविधान सबको अपने फंडामेंटल राइट्स देता है, बोलने का है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस करिए सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा उसकी गणना चक्रवृद्धि रूप से की जाती है और प्रत्येक किस्त 3,872 रुपए की हो, तो इस किस्त में कुल लाभ कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? सबसे पहले चीज को समझिए कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10% दे रखी है, तो 10% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वो 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10। इसका मतलब इसका जो मूलधन है वो 10 से 11 होगा 1 साल के बीच में। 10 से कितनी होगी? 11 होगी 1 साल के बीच में। ठीक है, अब चक्रवृद्धि रूप से की जाती है, तो कह रहा 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। तो अगली क्या होगी? जब दूसरा वर्ष आएगा तो स्क्वायर होकर लिखा जाता है ना, 100 से 121 होगी। अब क्योंकि वार्षिक किस्तें समान है, तो किस्तों को समान करने के लिए अगर ये 121 है, ये 11 है, तो मल्टीप्लाई इसमें 11 का ही करना पड़ेगा, तभी ये बराबर हो पाएगी। तो इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए टोटल हमारा मूलधन क्या होगा? 110 और 100, यानी टोटल मूलधन हो जाएगा 210 होगा। और अगर मैं किस्त की बात करता हूं, किस्त कितनी होगी? तो किस्त होगी 121, जिसका मान हमारे पास क्या दे रखा है? 3,872 रुपए दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी जरा देखना। 11 से काट लेंगे, 11 बार हो जाएगा, 11 3 33, यहाँ से बचेगा 5, 11 5 55, 11 दूनी 22, फिर 11 से काट दीजिए, 11 3 33, 11 दूनी 22, 1 यूनिट का मान 32 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान 32 आ गया। अब जैसे 1 यूनिट का मान 32 आ गया, आपसे कुल ब्याज पूछ रहा था।
कुल ब्याज देखना जरा, सबसे पहली वाली कंडीशन में 110 का मूलधन 121 के मिश्रधन में बदला है, कितना ब्याज मिला होगा यहाँ पर? 110 121 से 11 का ब्याज यहाँ मिला होगा, 21 का ब्याज यहाँ मिला होगा, तो 11 और 21 कितना हो जाएगा? 11 और 21 मिलकर देखेंगे तो आपके पास हो जाएगा 32 हो जाएगा ना। तो एक यूनिट का मान अगर 32 है तो 32 ही यूनिट का मान आप निकाल लो, या फिर सीधे 121 और 121 को जोड़ लीजिए तो 242 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास अमाउंट यानी मिश्रधन, ये है आपके पास मूलधन। तो इंटरेस्ट कितना मिला? 32 मिला। एक यूनिट का मान पहले ही आप 32 निकाल के, 32 गुणे 32 1024, स्क्वायर करने पर क्या मिल जाता है? 1024। तो जो ब्याज चुकाना पड़ेगा वो कितने रुपए का चुकाना पड़ेगा? 1024 का। ठीक है, इसके जो बाकी बचा एक क्वेश्चन होगा, शायद एक ही क्वेश्चन नहीं, कुछ और क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क से करने होंगे, बाकी के आगे के 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क से करने होंगे। और ये पीडीएफ जो है ना, आपको इसकी पीडीएफ आपको मंजीत के इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अब अगर मैसेज कर देंगे तो आपको जोड़ लिया जाएगा, इस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी इस नंबर के, या फिर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। किस पे मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी क्या कर सकते हैं? इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, अगली क्लास में मैं फिर से आपसे मुलाकात करूँगा। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर। और सभी को सभी पर्वों की, कहाँ से? धनतेरस से लेकर आगे छठ पूजा तक के सभी पर्वों की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, जय हिंद।